अब आप इसमें तो आप सुधार भी अब बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे भाई जी, बहुत टफ है। अब आप अब देखो भाई जी, नहीं आप अलग सोच रहे भैया, बीमारी फैलेगी ना, टैंकर फैल जाएगा आपके। ये पहल के कटका है, इसका नहीं, इस बारी तो कुछ नहीं है। पता क्या भाई जी, अब एक काम करो आप इसमें सुधार के लिए, जैसे ये टेन देखो बढ़िया आया है, पड़ेगा नहीं, अब इसको टेन बनाओ और भाई जी, कुछ नहीं, इसको बाहर लो, मेन टेन आइए, ऐसे नहीं जाया जाता अंदर जैसे आप सोचे, खत्म हो जाएगा बगीचा। इसको मैन बनाओ अब दोबारा से, ज्यादा हो जाएगा ये, नीचे कहाँ धूप आएगा अगर इसको ऊपर जाएगा भाई जी। आज एक्चुअल में इसका फ्यूचर ऐसा नहीं था, इसका फ्यूचर ऐसा था, ये झुकना था बाद में। आप अभी क्यों देख रहे, फसल लग के झुकना है, वो ये प्रैक्टिस नहीं है जो आप कर रहे, ये बहुत गलत खत्म। ये तो आपने जो है ना बहुत गलत कटिंग करी हुई है, डेड कर दिया प्लांट को, डेड कर दिया आपने। जैसे ये है वो साइड वाली ब्रांच, ये ठीक डाली आपने वीक पे, ये पड़ जाएगी, मगर ये नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये देखो, अब देखो इसमें ये स्ट्रॉन्ग हो गया टेनाइट, इसको रिमूव कर दो, ये काट दो, स्ट्रॉन्ग वाली वीक पे छोड़ दो, ये काट दिया हमने, ये स्ट्रॉन्ग वाली काट दी, ये स्ट्रॉन्ग काट दो। हो जाए ना क्लोज, ये तो बहुत लंबे नहीं जो आपने घास करके रखे, छोटे तो शूट ही नहीं। अब देखो भाई, एक्चुअली लंबे थे ना जी, आपने ये शूट लंबे थे, ये तो ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगी। अगर आप रिंग पे काटेंगे भाग जाएगा। अभी साल और छोड़ दो एक बार, अब ये हो सकता है। कश्मीर से काम आला नाम तो इधर अभी गाँव में घर में रिमूव करे इसको तो लॉस जो होगा फिर पता क्या होगा भाई जी, अब अगली साल 2-3 और देंगे, उस पे बीमा बना, वो वीक आएगी, वीक में रखना, वो बहुत आएगी ना, वो रख लेना आपने। अरे यार ये तो बड़ी बुरी तरह काट दिया आपने जी, खत्म हो गया इस तरह। तो ये देखो ना, इसको सुधार करो, जैसे यहाँ बढ़िया टेना मिला था, अब मैंने ले लिया ना जिसको, रिमूव करके अब एटलीस्ट है, नहीं तो फिर से बना दो दोबारा से। आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से काटना शुरू किया था आपने। लेंस निकाला आपने? वो तो ये डूब गए तो चक्कर का भी डूब भाई जी, इतना आप इतना क्यों ले रहे हैं इसको, पैनिक इतनी धूप, ऐसे तो नहीं, पौधा तो पौधे के हिसाब से चलने दो। अब देखो झुकना भी तो है, झुकना है ना जी, धूप का मतलब दूर है आपका, ये बढ़िया। सुनो जी, एक मेरी बात सुनो, एक होता है पौधे का हेड मेंटेन, एक है ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। अब कोशिश करना अपने चौथे पे ना जाए, ऐसा नहीं कि ये प्रीमा नहीं बनाना, ये टेना बन चुका है, ये प्रैक्टिस हो सकती है आपकी जब 2-3 साल के पेड़ से आप शुरू करते जो आप चाह रहे हैं, वो इसमें नहीं हो सकता, इनमें होगा सुधार, इनमें वो चीज नहीं होगी जो आप चाह रहे हो। अब इसमें तो 1, 2, 3 पे तो ऑलरेडी चले गए आप, कई जगह 4 पे भी हो गए, 3 पे लगना, हाँ मैक्सिमम 3। तो आप तीसरा भी तो मार दिया ना आपने तो तीसरे पे आप चाहते दूसरे पे जाना, दूसरे पे पॉसिबल ही नहीं है जाना, दूसरे पे नहीं जा पाएगा आप। ना जैसे ये रुक गया ना, शूट फाड़ेगा, उसके बाद 2 साल में, 2 साल का एक नहीं बनता भाई, मैंने कि आपके दिक्कत आएगी जैसे आपने ये काटे। बिल्कुल तो बीमा बनेगा आंखों पे बनाया आपने, 10 है आपने काट दिए, तो बीमा कहाँ बनेगा? तभी तो ये अंदर जो आप चाह रहे हैं इसमें कैसे बनेगा? बनेगा। प्रूनिंग का सिद्धांत बोलता है जी, एक ग्रोथ चाहे वो जितनी मर्जी लंबी है, एक ग्रोथ के 3 हिस्से रहेंगे, चौथा हिस्सा काटेगा। अब इस केस में क्या होगा जी, एक शूट भागेगा, 2 इतनी पिन आएगी जैसे ये, और उससे नीचे क्या होगा, बीमा बनेगा। इसमें भाई जी कम से कम 70 से 80 बीमा बनेगा। ये प्रैक्टिस है स्टार्टिंग से, कभी भी हार्ड कट ये नहीं काटना, इससे क्या होगा, बीमा नहीं बनेगा, ऐसे खाली रहेगा सारा जैसे नंगा है हमारे मैक्सिमम से। अगर मैं भाई जी गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कट हमारे हार्ड कट है ना, इतने पेड़ के रॉयल के पेड़ों में मैं 6 से 7 पेटी रॉयल की लेता हूँ। हमारे इससे बड़े पेड़ अभी 2 पेटी लेता है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पेटल फॉल पे ही
से ही सबसे अच्छी मेहनत शुरू हो जाती है हमारी, क्योंकि सेब तो लग चुके हैं अब लो हाइट्स में, मिडल में अभी वक्त है, क्योंकि क्वायरीज बहुत आती है पिंग के हम पेटल फॉल पे क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल सांचिता जी, बहुत अच्छी क्रॉप है, बहुत ही ज़्यादा। रतन नेगी जी, अब ओरिजिनल पीजीआर मेरे हिसाब से अब हिमाचल में ख़त्म है, अब नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से हरियाली और खुशहाली एपिसोड में आज हमारे बीच बैठे हैं हमारे जो है हिमाचल के जो है हिमालयन सोसाइटी के अध्यक्ष, जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो है अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जिन्हें आप जानते हो सोशल मीडिया में जो है बड़े नाम से विख्यात है। उनका नाम है सुरेश कुमार जी, लेकिन नाम है उनका डिम्पल पांचा जी, जो सोशल मीडिया में रहते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो बागवानी से संबंधित तो जरूर जो है इस पेज को शेयर और प्रतिक्रिया करें। तो मिलते हैं हम आज के अतिथियों से और उनका हम स्वागत करते हैं मंच में। नमस्कार सर, आपका पेज में स्वागत है महोदय। आज आपने किन्नौर के लिए समय निकाला, हमारे बागवानों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार जी, मेरी तरफ से पूरे किन्नौर वासियों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, स्पेशली थैंक्स आपका। जी जी धन्यवाद सर। आप बागवानी के साथ साथ जो है हमारे हिमाचल वासियों के लिए बहुत बेहतरीन तरतीब जो है रोज लेकर आते हो। अभी हाल ही में आपने बहुत सारे स्ट्रगल जो है आपने किया है, वो मैं बाद में आपसे उस पर परिचर्चा करूंगा। लेकिन आज के हमारे साथ जो पैनल में बैठे वो आपसे बागवानी से संबंधित जो है जानकारियां लेंगे, और जितने भी यहाँ कमेंट आएंगे वो भी हमारे जितने भी किन्नौर के लोग यहाँ प्रतिक्रिया करेंगे उसका भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आपका पुनः स्वागत महोदय सैमसन पेज के लिए और किन्नौर के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद। तो मिलते हैं अन्य अतिथियों से हम। रतन वहे जी, आपका स्वागत है पुनः दोबारा। आप जो एमसीएन पेज से जुड़े हमारे बागवान के लिए, हमारे किन्नौर के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार पांचा जी, और एमसीएन के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। यशवंत जी, आपने दोबारा समय निकाला हमारे पेज के लिए, हमारे बागवानों के लिए, हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर की समस्या को सुनने और समझने के लिए। तो धन्यवाद, आपने, आपका आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत देगी जी, और साथ में एमसीएन पेज का भी बहुत धन्यवाद जो बार बार मौका देती है। और साथ में आज जो हमारे मुख्य अतिथि डिम्पल पांचटा जी आए हैं, जो एक प्रगतिशील किसान है, हमारे सभी युवाओं के एक मोटिवेशनल फैक्टर है वो, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीएन पेज के द्वारा हमारे बीच में आए और रूबरू हुए, और साथियों का भी, और दूसरे साथियों को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा, और एमसीएन पेज के व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार जी। मैडम जी नमस्कार जी। आप तो इस पेज से जुड़े हैं हरियाली और खुशहाली के लिए। आप डेली जो है कुछ नया नया जो है आप सवाल जवाब लेकर आते हैं, आपका स्वागत है। आप जितना खुलकर आपने आज आप सवाल करना है तो आपने जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आज के मुख्य अतिथि डिम्पल पांचटा जी को नमस्कार कहती हूँ, और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब मतलब उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो ये हम सब किन्नौर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने हैं आप। तो मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो धीरे धीरे हम आपसे अपने सवालों को हम आपसे जवाब लेते रहेंगे। और बाकी सभी जो एमसीएन के व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। जी धन्यवाद जी।
धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश कुमार जी, जो डिम्पल पांटा के नाम से बहुत विख्यात है। पूरे पेज में देखते होंगे, आप यूट्यूब में देखते होंगे, हर रोज जो है नई चीजों को लेकर हमारे सामने आते हैं। वो अध्यक्ष हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जो भी है अभी वर्तमान में है, और हमारे जो बागवानों से संबंधित, कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर जो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो क्षतिग्रस्त तो हमारे जो हिमाचल में बर्फबारी से हुआ था, वो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सेंटर तक इन्होंने जो है हमारे बागवानों के लिए आवाज उठाई थी, और आवाज उठी है। और ये आवाज कहाँ तक पहुंची, कैसे कैसे जो है अब बागवानों को सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मिलेगी, हम जानेंगे। उससे पहले हमारे जितने पैनल है बैठे हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे रतन भाई जी चुनाव से है, और यशु जो हमारे पोटियान जी रोगी से है, और श्रीमती रंजना जी रिब्बा से। चलिए सवालों का जवाब जो है यहाँ पर ढूंढते हैं आप लोगों से, और हमारे यहाँ के आज के पैनलों से। सबका स्वागत करते हैं। रतन महेश जी, आप एक आधुनिक किस्म के बागवान हो। आपका एक अंदर में बहुत बेहतरीन जुनून है लोगों के प्रति भी, और किन्नौर वासियों को समझ आने के लिए भी। तो आपके जरिए काफी लोग जो है यहाँ पर आपसे पूछते रहते हैं हर चीज के बारे में। फिर भी आपको कोई भी कुछ और भी जानना है तो हमारे साथ यहाँ बैठे हमारे आज के पैनल में हमारे जो अतिथि महोदय डिम्पल पांटा जी, तो कुछ सवाल आप करिए महेश जी। ठीक है सर। जी पांचटा जी से मेरा यही सवाल है सर, जो अभी जो हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है, ये हमारा ये अपना अब तो फ्रूट सेटिंग पे है सर, फ्रूट सेटिंग पे है। तो कुछ एरियाज ऐसे भी है यहाँ पे जो अभी मतलब ये रखो कि पिंक बर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो हायर एलिवेशन है सर। तो यहाँ पे पिंक बर्ड है, और मिडल पे आपका फ्रूट लगभग सेटिंग पे, और वो पी साइज आ गया है आपका लोअर एलिवेशन में सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, तो पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो अपना ये जो हायर एलिवेशन की बात करते हैं, जहाँ पे अभी जस्ट लोगों ने स्प्रेस करनी है अभी इस पे अपने जो पिंक बर्ड पे जो स्प्रेस करनी है, तो सर इसमें जैसे इसमें जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, ये आपके जो भी वीडियोस है, मैं उसके माध्यम से भी मैं जानकारी लेते रहता हूँ। तो कुछ आप न्यूट्रिएंट्स के लिए बताते रहते हैं, और फिर इसमें कुछ स्पेशली रिकमेंड किया जाता है ये जो अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें बेवेस्टिन के लिए या कुछ इस तरह से। तो पहले आप मुझे इस बारे में बताएं सर, पिंक बर्ड पे कौन कौन से स्प्रे अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर आपका ये। तो जैसे कि मैं पीछे भी इसके बारे में बताता रहता हूँ, जो हमारी क्रॉप डिपेंड करेगी वो इस चीज पे फोकस करेगी कि इस वक्त आप अपने बगीचों में क्या क्या ऐसी चीजें डालते हैं या लगवाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी जी, आज आपको ये तैयारी करनी होगी कि अपने पॉलिनेशन के लिए हनी बीज अपने ऑर्चर्ड में जरूर लगाए, क्योंकि हमारा सेब क्रॉस पॉलिनेशन मांगता है। जब तक हमारे पास पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तब तक सेब की सेटिंग होने के बहुत कम चांस रहेंगे। सेकेंडरी जो आपने पिंक बर्ड की बात करी, पिंक बर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे ऑर्चर्ड का। आप कई बार देखते होंगे कि हमारे पिंक बर्ड के पीछे की जो डंडी होती है उसका साइज कई बार छोटा होता है, या कई बार फ्लावर कम आता है, छोटा आता है साइज में। तो उसको हमें बूस्ट अप करना होता है। उसके लिए हमारे को जो महत्वपूर्ण चीज का इस्तेमाल करना होता है, जो मेरी प्रैक्टिस बताती है, मैं कोई साइंटिस्ट और डॉक्टर तो हूं नहीं जी, मगर प्रैक्टिकली जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में करी है, अच्छी की है, बुरी की है, तो जो उससे रिजल्ट निकल के आए हैं उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमारे लगभग 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस, 12% नाइट्रोजन होती है और 61% फॉस्फोरस होती है। इसको आप पिंक बर्ड पर, अर्ली पिंक बर्ड, आप दो स्टेज में जरूर समझिए, अर्ली पिंक बर्ड और लेट पिंक बर्ड। अर्ली पिंक बर्ड का मतलब है जब आपको पिंक बर्ड दिखने लगे, जब कोई फूल नहीं है आपके बगीचे में, तब आप 1261 की स्प्रे मिस्ट के रूप में करेंगे, भिगोना नहीं है पौधा। जैसे ही आप के रूप में स्प्रे करेंगे
लगभग जहां 3 एक ड्रम 200 लीटर वाले आपके स्प्रे होते हैं, वहां एक ड्रम में स्प्रे हो जानी चाहिए, हल्की हल्की करनी है। उससे क्या होगा जी, जो सेब का एक अपना कल्चर है कि पहले वो पत्तियां देता है, उसके बाद उसमें फूल आता है। स्टोन फ्रूट्स में आप देखते होगे डायरेक्ट फ्लावर आता है, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है और बहुत अच्छी सेटिंग देते हैं मैक्सिमम वो, अगर उसको फ्रॉस्ट ना मारे। तो सेम में भी सेम इजिकल उसके ही विपरीत हम अगर देखें तो जो हमारा फॉस्फोरस है हाईली, वो जो पत्ते आ गए हैं उसको 48 आवर के लिए लगभग लगभग 48 घंटे के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया को रोकेगा। और जो नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं वो पीछे से प्रेशर देगा, जिससे हमारा डंडी का साइज बड़ा हो जाएगा। जब डंडी का साइज बड़ा होगा तो नेचुरल सी बात है कि फूल भी बड़ा खिलेगा। तो उसमें आपको एक एनर्जी देते हैं, और ये बहुत ही उचित दाम में बाजार में मिल जाती है, लगभग 120-30 रुपए का केजी आ जाता है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है जी आपके लेट पिंक बर्ड पे। लेट पिंक बर्ड का मेरा मतलब है जब आपके बागीचों में 5 से लेकर 10% तक फ्लावर दिखने लगे, उस वक्त आप जिंक, बोरॉन, जो अभी बात की गई बेबिस्टीन, बेबिस्टीन को आप छोड़ के एक चीज जरूर बागवान को सिखाइए कि कंपल्सरी नहीं है कि बेबिस्टीन, हमें यहाँ पर एक सिस्टेमिक फंगेसाइड की स्प्रे करनी है, कॉन्टेक्ट नहीं करनी, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक क्यों करनी है, आप देखते होगे आपके किन्नौर में, मुझे पता नहीं कि प्रॉब्लम होती है, कई बार आप देखते होगे बड़े बड़े लाल सेब खुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है, और अगर आप के देखेंगे तो अंदर बीज होता है, वो कॉर रोट है। एक जो कोरी रोट है, ये अभी जब पिंक बर्ड होता है या फ्लावर का टाइम होता है, अगर ह्यूमिड कंडीशन बनती है या बारिश होती है तो फंगस स्टिग्मा लाइन के थ्रू अंदर एंटर करती है, इसीलिए सिस्टमिक फंगेसाइड की जाती है जो सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगी। जब आप इस स्प्रे को करेंगे, इसमें सिस्टमिक का ध्यान रखें, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं। सिस्टमिक फंगेसाइड अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसकी स्प्रे भी आपने मिस्ट के रूप में करनी है। इसमें आप जिंक डालेंगे, बोरॉन डालेंगे, अगर नाइट्रोजन आपने पहले दे दी, नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, और इसके साथ एक सिस्टमिक फंगेसाइड आप ऐड कर सकते हैं। जब आप इन तीन चीजों का घोल स्प्रे करके डालेंगे फूल पे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो जिंक है वो हमारे पोलन ग्रेन्स की लाइफ को इंक्रीज करेगा और सेटिंग में मदद करेगा। दूसरा आएगा हमारा बोरॉन। बोरॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बोरॉन जो फ्लक्चुएशन आती है क्लाइमेट में, ठंडा और गर्म, क्योंकि आपके किन्नौर में एक प्रॉब्लम आती है कोल्ड नाइट हॉट डे, यहाँ 2 तरह के टेम्परेचर है। तो जो कोल्ड नाइट हॉट डे है तो रात के समय पाला पड़ने की ज्यादा वो रहती है और फ्लक्चुएशन रहती है क्लाइमेट में, इसको मेंटेन करता है हमारा बोरॉन। और दूसरा जो स्टिग्मा लाइन है उसको सीधा करके उसको स्ट्रॉन्ग करता है बोरॉन, सेटिंग में हेल्प करता है। ये एक तरह के पीजीआर आप इसको बोल सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपके पास ओरिजिनल GA4 GA7 6BA फॉर्मेशन में कोई चीज अवेलेबल है तो आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है। वैसे अभी हमारे इंडिया में ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इससे थोड़ा सा परहेज ही करें, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है वो लगभग सारा ही डुप्लीकेट है। तो आप इस चीज से बचे, क्योंकि वी आर प्लेइंग विथ पीजीआर, तो इसीलिए आप इस चीज से थोड़ा दूर रहे, और जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसका हम इस्तेमाल ज्यादा करें तो शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन और है सर, ये जो क्रैब्स एप्पल्स है, जैसे कि आपका मैंचूरियन गोल्ड हो गया या फिर आपका स्नोड्रिल वगैरह हो गया, तो ये कितना हेल्पफुल है सर फ्रूट सेटिंग में? सर पॉलिनेशन के लिए ये करते हैं, मगर मैंने जो एक्सपीरियंस से पाया है इतना अच्छा नहीं होता ये हमारे रॉयल के लिए। अगर मैं देख रहा हूँ, हमारे पास लगभग एक बागीचे में लगभग 4 से 5 तरह के अलग अलग तरह के पॉलिनाइजर वैरायटी होनी चाहिए, जिससे हमारे जो ग्रेनी स्मिथ टाइमर जो ग्रीन एप्पल होता है उसमें सबसे ग्रेन होते हैं इस हिसाब से, और बहुत अच्छा पॉलिनेशन देता है। रेड गोल्डन हो गया, गोल्डन हो गया, आप गाला भी इसमें जोड़ सकते हैं, मंचूरियन होगा, स्नोड्रिप, मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स के लगाने पड़ेगा, लगभग 4 से 5 तरह के अलग टाइम में ये फ्लावर देते हैं, तो इससे हमारे को हेल्प मिलती है जी। जी। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं
खड़ी करना चाहूंगा, आप ऐसे पॉलिनेशन पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे, जो बिकता है मार्केट में, अब स्नो ड्रिफ्ट और मंचूरियन तो बिकना नहीं, तो जो हाँ जी, ग्रैनी ये स्मिथ है, बिकते तो गोल्डन है, ये हमारे को बहुत गाला है, बहुत अच्छे दाम दे रहा है, यहाँ की रेड डिलीशियस से भी ऊपर के दाम दे रहा है ये तीनों चीजें। तो हमें उन चीजों पे मेनली फोकस करना है जो मार्केट में अच्छे उचित दाम भी ले सके। ये मेरा मंचूरियन से ये मतलब है सर, क्योंकि ये जो मंचूरियन जब ब्लूम होता है तो ये रॉयल से कम 15 दिन पहले ब्लूम हो रहा है सर। और हाँ स्नो जी, ड्रिल क्या करे, जो मंचूरियन जब खिल रहा है ना सर, जब ये ब्लूम हो रहा है बगीचे में, तो ये रॉयल से 15 से 20 दिन पहले ब्लूम हो रहा है मंचूरियन जो गोल्ड है, क्रैब एप्पल। बिल्कुल जी, ये भी और जो प्रॉब्लम हमारा, है इसके साथ। हाँ जी, जो स्नो ड्रिल है वो फिर थोड़ा रॉयल से 4 एक दिन वो लेट ब्लूम करे, तो एक तरह से ये मेरे हिसाब से एक जो बीस का जो हनी बीस होते हैं उनके लिए एक वे बना रहे, एक बागीचे में आने जाने का एक रास्ता बना रहे, मुझे ऐसा लगता है सर। नहीं जी, आप लगा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि हर तरह जी के वो लगाइए, इससे कोई परहेज नहीं है, मगर ज्यादा मात्रा में इन चीज को लगाने से अच्छा है कि भाई इसको हम कम मात्रा में लगाए और हाँ उन जी, हाँ चीजों को जी, ज्यादा जी लगाए जो मार्केट में अच्छे उचित दाम लेगी। जी जी हाँ जी। जी जी हमारे पास यहाँ हमारे साथ बैठे यहाँ रंजना मैडम जी। रंजना मैडम जी, आपके पास सवालों की भरमार रहती है। आज कोई अलग से सवाल है तो जरूर कीजिए हमारे अतिथि महोदय से। साउंड नहीं आ रही मैडम आपकी। मैडम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी, आ रही जी है। आ रही है। जैसे अभी हमारे रतन महेश जी ने पूछा कि जो अर्ली पिंक बर्ड स्टेज, लेट पिंक बर्ड स्टेज में किस तरह से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देना है या किस तरह से पॉलिनाइजर लगाना है, तो इसी से रिलेटेड एक मेरा सवाल है। जैसे मैं कुछ टाइम से देख रही थी कि यारा यारा के भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, काफी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बताते रहते हैं कि ये फ्रूट सेटिंग में ये वाला न्यूट्रिएंट्स अच्छा है और इसको आप प्रयोग करें। कि यारा के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या है, क्या हम मतलब यारा भी कई तरह के वैरायटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो मतलब हम उस पे विश्वास कर सकते हैं ऐसे? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि हम न्यूट्रिएंट्स दें तो मतलब कैसे न्यूट्रिएंट्स दें, तो हम किस तरह से हम अपना कैसे किसी से हम पूछें या कहाँ से राय लें कि हम किस तरह से न्यूट्रिएंट्स दें, इसके बारे में और थोड़ा सा आम बागवान को बताओ सर। सबसे पहले तो जी बड़ी खुशी की बात है जी, जब ऐसे पैनल पे एक महिला को देखते हैं और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमारी महिलाएं भी सशक्त है और आगे आ रही है इस फील्ड में। और शायद मेरे हिसाब से जो एक मर्द है उससे ज्यादा काम आज औरतें इस फील्ड में कर रही है। तो सबसे पहले तो जी आप बधाई के पात्र है कि आप इतना ओपन होके इस मंच पे और या बाकी चीजों पे आते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है और एक एक मोटिवेशन ये है कि भी आने वाली जो हमारी ये जो लेडीज है वो भी ओपनली आ सकते हैं इस पे। अब बात आती है जी आपकी कि यारा के रिलेटेड आपने क्या, यारा एक इंटरनेशनल कंपनी है और अच्छे उत्पाद बनाती है, मगर हमें ये देखना होगा कि पहले तो जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पौधे को लगभग 16 से 17 तरह के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये समझना होगा हमें। उसमें से जी लगभग 97% ऐसी चीजें, 97% ऐसी चीजें जो हमें हमारे कुदरत से, इन्वायरमेंट से मिल जाती है। अब बात आ जाती है जी सिर्फ 3% पर, सिर्फ छोटा सा भाग है 3% और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें दो कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हैं, एक प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी, प्राइमरी न्यूट्रिशन और सेकेंडरी न्यूट्रिशन। जो प्राइमरी न्यूट्रिशन होती है हमारी वो एन, पी और के, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश होती है। जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन होती है उसमें आप कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, सल्फर, ये वाले न्यूट्रिशन आप सेकेंडरी में रखिए। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है वो एनपीके, अति सूक्ष्म है आपके अदर न्यूट्रिशन। जो अति सूक्ष्म है उसकी बहुत कम मात्रा हमारे पौधे को चाहिए होती है, एनपीके की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और अदर न्यूट्रिशन की बहुत कम होती है। अब बात आती है कि हम किस कंपनी पे विश्वास करें, तो आप चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा
ये मार्केट में जो चीजें बिक रही है हमें सब पर ही विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने का एक मूलभूत आधार है जी, तो मार्केट में जो चीज बिक रही है कहीं भी शायद टेस्टेड होगी, मगर हमारा दुर्भाग्य ये है इस वक्त हमारे बाजार में जो एक शॉप में आपको दुकानों में दवाइयां मिलती है वो लगभग 70-80% ऐसी होती है जो अनरजिस्टर्ड बिकती है। अब कैसे बिकती है ये मुझे नहीं पता, हम विश्वास करें भी तो किस पे, मगर एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो कंपनी होती है वो निश्चित तौर से एक अच्छा उत्पाद कंज्यूमर को देती है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड बड़ा हाई रहता है जी। उसमें आप आईसीएल को भी जोड़ सकते हैं, यारा को जोड़ सकते हैं, न्यूट्रीफीड को जोड़ सकते हैं, ये सारी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बना रही है। अब बात आती है जी हमारी कि हम किस चीज को डालें। सबसे पहले तो जी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है, जो मदरलैंड है, उसको चाहिए क्या। सबसे पहले हमारी मेहनत शुरू होती है जी, हमारी अपनी मिट्टी का जांच करके उसका पीएच पता करना है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, या अदर न्यूट्रिशन की क्या क्या वो है, उसके हिसाब से आप उसको बैलेंस करेंगे। एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद आता जी लीफ एनालिसिस, जो आपको 15 जुलाई के आसपास कर देना चाहिए, जिससे हमारे को ये पता लगता है कि जो नीचे के न्यूट्रिशन वो कितने ऊपर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रेगुलरली नीचे डाल रहे जिससे हमारी फर्टिलिटी खत्म हो रही है और मिट्टी बांझ हो रही है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। ये बात की बात आती है जी कब डाले। आप सरकारी खादें डालते हैं, होगी आपकी होगी या सुपर होगी, वो तो सुपर तो आपको दिसंबर में डालनी पड़ेगी, पोटाश आपको लगभग फरवरी में, और नाइट्रोजन आपको फूल आने से 20 दिन पहले। अगर आप ये प्राइवेट खादें यारा, न्यूट्रीफीड या आईसीएल इन कंपनीज की लेते हैं तो ये घुलनशील ज्यादा है, ये बाकी घुलनशील नहीं है, ये 100% सोलोबल आती है। मैक्सिमम ये ड्रिप इरिगेशन की खादें होती है। और जब आप इस चीज को डालेंगे तो आप इसको फूल आने से 20 दिन पहले तीनों जो आप कॉम्प्लेक्स टाइप में देखते हैं 12-11 टाइप में, उसको आप 20 दिन पहले डाल सकते हैं, एक मात्रा। दूसरी मात्रा आपके फ्रूट सेटिंग के बाद पड़ती है प्राइमरी न्यूट्रिशन की। अब बात आती है जी महत्वपूर्ण की, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी के लिए तो हमारा एनपीके हो गया। अब ऊपर की बात आती है, पिंक बर्ड की बात हो रही थी, जरूरत तो ऊपर भी है सब चीजों की, नीचे से भी ऊपर ही जाना है सबने। इसीलिए हमारे को एक पीएच का पता होना चाहिए कि वो कितने न्यूट्रिशन हमारे अपटेकिंग में फॉर्म में चल रहे हैं। जब ऊपर आप डालते हैं तो जो कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, एक अति महत्वपूर्ण है जो हमें ऊपर के माध्यम से देने होते हैं, और हम इसको स्प्रे के माध्यम से देते हैं। विश्वास तो करना पड़ेगा जी किसी ना किसी पे। जी सर एक क्वेश्चन और है। पहले हम सवाल उठाते हैं सर, कुछ सवाल आए हैं, पहले हम सवाल उठाते हैं। ठीक है। सर अश्वनी कुमार कहते हैं कि फसल ऑफ ईयर होने का क्या कारण है। फसल ऑन और ऑफ ईयर होने का ना जी 2-3 ऐसे कारण है, 2 या 3, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा और शायद आपकी प्रॉब्लम उसी में मिल जाएगी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे आ रही है समय से पहले पत्तों का झड़ना। हमारा बागवान आज पत्ते नहीं बचा पाता है। जब प्री मेच्योर लीफ फॉल हो जाएगा तो वो बड डेवलप नहीं हो पाता है। और सेकेंडरी क्या हो जाता है, कई बार बहुत हैवी क्रॉप आ जाती है और जिससे हम बैलेंस क्रॉप में नहीं कन्वर्ट करते। इसीलिए फ्रूट थिनिंग की ओर हमारा बागवान कभी भी ध्यान नहीं देता। हमेशा फ्रूट थिनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे मान लो ये बर्ड है हमारा एक, इसमें 5 बर्ड निकले आगे, एक बीमे में 5 वो निकले। अब सब में अगर आप फ्रूटिंग ले लेंगे तो आपको यहाँ बैलेंस करना है कि 2-3 को आप प्लक करके गिरा दीजिए और 1-2 में फ्रूट लीजिए, तो जिससे आपकी नेक्स्ट ईयर की क्रॉप नहीं। और सबसे बड़ी जो बात आती है जी प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब तक लाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बड फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी, बड मैच्योर्ड नहीं होगा। इसीलिए लाइट पे बड़ा ध्यान रखिए और जो हमारे प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम उस पे ज्यादा फोकस कीजिए कि आपका बगीचे में क्या प्रॉब्लम है, कि लाइट क्यों नहीं पहुंच रही। तो लाइट जब तक आप अंदर नहीं पहुंचेगी, ये मेनली 2-3 रीजन। कई बार माइट आ जाती है, हमारे बागवान को पता नहीं होता कि माइट ने क्लोरोफिल खा लिया। उसका बड़ा असर कहाँ पड़ता है, फ्रूट की गुणवत्ता क्वालिटी पे और साथ के साथ बर्ड।
आप देखेंगे एक फ्रूट जहां लगता है सेब, उसके साथ आजकल आप देखेंगे एक शूट निकलता है, वो अगली साल का बड होगा, सेकंड ईयर का बड। अगर एक ऐसा बड है यहाँ फ्रूट लगा तो एक छोटा सा निकलता है। अगर पूरा प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगी तो ये वाला बड मैच्योर नहीं होगा, तो वो अगली साल लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीजें जिस पे हमें फोकस करने का और ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है सर। अब वो आप देख सकते हैं कि इनमें से आप कहाँ पर गलती कर रहे थे इन पॉइंट्स में, तो आपके समस्या का समाधान इसी से मिल जाए। एक सवाल और आया है, कहते हैं कि तरुण माथुर जी, हमारी हाइट 9000 के करीब है, हाइट हमारी हाइट पे कौन सा गाला सही होगा? 9000 की फीट में कौन सा गाला सही होगा सर? सर ये एक बहुत ही चर्चा का विषय और ज्वलन विषय है आज के जमाने में, टाइम में, कि हम वैरायटी सिलेक्शन, आज हैरानी की बात होती है, इतनी सालों से हमारी यूनिवर्सिटी, सरकारें और इवन खुद फार्मर इतनी सारी वैरायटी ले आ रहे हैं और आज तक वैरायटी सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ तो वैरायटी की दौड़ चली है, आगे दौड़ पीछे चौड़, हम कौन आगे निकलेगा, कौन नया लगाएगा। तो इसी असमंजस में हमारा बागवान पिसता चला जा रहा है। हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। हर देखो एक चीज है जी, जो हमारा 9000 की हाइट है वो किन्नौर से बहुत डिफरेंट है, और अगर आप कश्मीर चले जाएंगे वो वहां से और डिफरेंट है। जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है, शिमला की अलग है, किन्नौर की अलग है, मंडी की अलग है, कश्मीर की अलग है। तो जो वैरायटी सिलेक्शन होगा यहाँ पर, यहाँ आप कश्मीर में फिर वैरायटी सिलेक्शन इजी है क्योंकि वहां प्लेन है, मगर जो हमारी टफ टेरेन है यहाँ पर आपको वैरायटी सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल गाला या रेड डिलीशियस में जो भी वैरायटी जिस एलिवेशन में आती है, एक बड़ा या सैंपल का पौधा टॉप ग्राफ्ट कर दीजिए 3-4 अलग अलग विभिन्न प्रकार की वैरायटी से, उसको आप मॉनिटरिंग कीजिए 1-2 साल, जिसमें आपको बेस्ट फ्रूट आ रहा है, जो साइज और शेप दे रहा है, उसको आप डेवलप कीजिए। क्योंकि जो वैरायटी यूरोप से यहाँ आ रही है उनका क्लाइमेट और हमारे क्लाइमेट में बहुत फर्क है। आज जो मार्केट में चल रहा है कि मेरे पास ऐसा आया, मेरे पास कलर नहीं है, वो एक्चुअली वैरायटी सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बागवान और किसान को खुद करना पड़ेगा कि हमें वैरायटी सिलेक्शन अपनी खुद करनी है। ये डिंपल पांचटा डिसाइड नहीं कर सकता या कोई साइंटिस्ट डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग अलग तरह की है, विभिन्न प्रकार की है। तो इसीलिए जो वैरायटी सिलेक्शन है वो महत्वपूर्ण है और आपको खुद करना पड़ेगा। अगर मैं मेनली एक जो हमारे चलती है तुक्का फार्मिंग, सब लोग तुक्का फार्मिंग ही कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो जो तुक्का बेस्ड अगर मैं वैरायटी सिलेक्शन बताऊं आपको, जैसे अगर रेड डिलीशियस की हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से हैपके, अली रेड वन, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है आप लोगों के लिए, अपर किन्नौर के लिए। उसके बाद अगर गाला की बात मैं करूं, जो उत्तराखंड वाला डार्क बैरन है वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है वहां के लिए, और शनीको रेड गाला भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप 2-3 वैरायटियों को एटलीस्ट एक बार लगा के देखिए, क्योंकि वैरायटी सिलेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा जी। जी, एक सवाल आ रहा है बसंत नेगी का, सर मेरी हाइट लो जगह है, मैं कई तरह के पौधे लगाता हूं पर कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता, ये सर कुमारसेन एरिया बड़ा गांव के। सर पौधा ग्रोथ नहीं करता, अब सिंपल सी बात है जी कि पौधा ग्रोथ करने ना करने का मतलब है उसमें 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी रूट डेवलपमेंट नहीं हो रही प्लांट की, या आपकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है सॉइल की, जो न्यूट्रिशन नहीं ले ली। एक बार आप मिट्टी जांच लीजिए कि मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं है। और जो आज हमारे प्रदेश में या देश में एक प्राकृतिक नेचुरल खेती की ओर भी लोग बहुत जा रहे हैं। अगर आपको सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है अपनी खेत का, तो आपको नेचुरल फार्मिंग पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक सेब उगाना बहुत ही टफ काम है आज के समय में, इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा ऑर्गेनिक और केमिकल के बीच। ऐसे केमिकल जो लाल निशान के ट्रायंगुलर के अंदर आते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, और कम से कम ऐसे हार्श केमिकल को डालें जिनके रेजिड्यूल इफेक्ट रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म में है उसको डाल सकते हैं, और जो सॉफ्ट वाले हैं ग्रीन और ग्रीन ट्रायंगुलर में, उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। और हमें कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। इनकी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है इनके सॉइल से रिलेटेड है, हो सकता है रूट रॉट लगा हो, कॉलर रॉट हो,
या अन्य तरह की चीजें हो, तो जब तक ये सॉइल टेस्ट नहीं करेंगे या इनके पास सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट अवेलेबल है और वो सही है, तो फिर मैं आगे की बात कर सकता हूँ। रूट डेवलपमेंट नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपके सॉइल का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हैं आज पेज में हमारे जो अतिथि है सुरेश कुमार जी, जो डिम्पल पांडा के नाम से मशहूर है, जो आप इनके पेज में देख सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, इनका पेज भी है डिम्पल पांडा के नाम पर। इनके पेज को लाइक कीजिए और बहुत सारी जानकारी अपने पेज में हर दिन अपडेट रहते हैं। और हमारे अतिथि महोदय जो मैं है यहाँ अध्यक्ष, एक चीज आपको, आपके व्यूवर को यहाँ से आपको भी बताना चाहूंगा कि आज तक मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जी। जो मेरी वीडियोस है वो लोग, कोई भी फार्मर आजाद है, जी कोई जी भी जी मेरी वीडियो आपके डाल नाम से सकता है आप, जी। मेरे नाम से मैंने सबको दिया है कि भाई आप डालिए, क्योंकि जो जी ये जी ज्ञान है ये हर जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक आदमी की रीच उतनी नहीं हो सकती जितनी सब लोगों की, इसीलिए मेरा कोई चैनल नहीं है। आप किसी भी नाम लिखिए और वहां आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी। जी जी डिम्पल पाठक के नाम पर आपने नहीं बनाया, लेकिन किसी ने चैनल बनाया है, लेकिन आपकी ट्यूब आपके जो वीडियो वहां पर अपलोड होते हैं। चलिए यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अतिथि महोदय जो है अध्यक्ष है हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। इन विषयों पर भी बहुत सारे काम करते हैं, हम अंत में पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे अतिथि पैनल में बैठे हैं। महेश सर जी, आपके पास कुछ सवाल हो, या मैडम जी आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर हमारे अतिथि महोदय से पूछिए। आपकी माइक ऑफ है अतिथि, मैडम। नहीं माइक तो ऑन है सर। जी जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं अतिथि महोदय को बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में मार्च में 5th एग्रीविजन 2021 राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि एवं जो आत्मनिर्भर भारत में सम्मिलित होके इन्होंने जो देश के जो 6 रोल मॉडल चुने गए उनमें से इनका भी नाम था। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप हमारे हिमाचल के धन्यवाद लिए जी, गौरव। धन्यवाद। हाँ और जी, ये प्राइज मेरा नहीं था जी, ये हर उस बागवान का था जो 365 दिन अपने खेतों में मेहनत करता है। माध्यम मैं बन सकता हूँ, आप बन सकते हैं, मगर ये जो पुरस्कार था ये हम सब बागवानों के लिए था, क्योंकि पहली बार हॉर्टिकल्चर को दिया गया। हाँ जी, इसमें आप शामिल हुए हैं तो इससे मतलब आपसे बहुत सारे बागवानों की आशाएं भी जुड़ी है। तो सभी की आशाएं जुड़ी है और उम्मीदें भी जगी है कि हम भी मतलब हिमाचल का नाम आपके साथ जुड़कर हम इंडिया में और वर्ल्ड में एप्पल के लिए मतलब फेमस करा सकते हैं। तो आप मतलब इसमें लगे बिल्कुल रहिए, और आप जिस तरह से हमेशा आप अपना ज्ञान को हमेशा सभी तक पहुंचाते हैं, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें, हमारी यही शुभकामना है सबसे पहले। और जैसे धन्यवाद। हम इतने एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे ही हमें लगता है कि हम भी कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे जानने बिल्कुल का मौका भी मिलता है आपसे। हम आपको सुनना भी चाहते हैं, सुनते भी रहते हैं, कहीं भी आपका मौका मिलता है, कहीं भी, चाहे आप पूर्णिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे किसी भी तरह के अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को हम हमेशा बागवानों के साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे इससे पहले वाला एक आपने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कैसे एक्रीसाइड में कैसे गलत, उससे कैसे आपका नाशपाती का क्रॉप खराब हो गया, कैसे किस तरह से। तो बिल्कुल पौधा तो एक बच्चे की तरह है, उसको मतलब बड़ा करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत है। तो जो हम लेना चाह रहे हैं, आपसे ले भी रहे हैं, लेना भी चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये सब लोगों में विश्वास आ जाएगा कि किस तरह से एक आम बागवान भी एक मतलब आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, तो न्यूट्रिएंट्स ये इंफॉर्मेशन अलग अलग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका इंफॉर्मेशन तो मिलता है, पर एकदम से जैसे विश्वास करना या इसके ऊपर इसकी तरफ जाना तो एक आम बागवान के लिए बहुत मुश्किल है, जैसे हमारे लिए जिनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम क्या करें, जैसे कुछ भी हम जैसे हम नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो क्या शुरू में सिर्फ सिलेक्टेड पेड़ों को ही चुनकर उस पे करें, या मतलब आपने कैसे किस तरह से धीरे धीरे पूरे बगीचे में किया, या कुछ पेड़ों को ही आपने सिलेक्ट किया? बिल्कुल निकी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये हमारी इंडस्ट्री है ये हम सब की है। और आज
जो दौर हमने देखे हैं, भले ही मेरी उम्र बहुत छोटी है, मगर छोटी सी उम्र में हमने बहुत कुछ देखा था। हमने वो दौर देखा था जब नॉलेज शेयरिंग नहीं थी। अगर आप किसी के बागीचे जाते थे तो वो अपने पैकेट्स को जला देता था, या बात करना भी नहीं करते थे सेब की। शायद मैं उन लोगों में से मैं पहला इंसान था जो इस चीज को ओपन प्लेटफॉर्म पे लेके आया। आज हमारे लिए एक खुशी की बात है, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जानकारियां साझा कर रहे हैं। और आप एक विश्वास रखिए कि आज के दौर में सोशल मीडिया अगर अच्छा है तो बुरा भी है, क्योंकि कोई डाउनफॉल के लिए नहीं आएगा। जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो अपनी प्रैक्टिस से करेगा। आप बागवानों की प्रैक्टिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब चीजें देख ली, कर ली। और मैंने ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे। और आज नेगेटिविटी की ओर कोई नहीं जा रहा, मगर सारे पॉजिटिव थॉट के साथ और प्रैक्टिकली जो चीज कर दी गई है उस पे ही फोकस रहता है। आप जिस मर्जी की लेक्चर सुनिए, मेरा सुनिए, किसी और का सुनिए, मगर जो हम बात करेंगे वो हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो हमने इस्तेमाल कर दी या जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए। आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जी हमारा इस चीज से कभी भी ये ताल्लुक नहीं रहा कि हमने इनसे पैसे कमाए हो। हमारा कोई कारोबार नहीं है, ना हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ना हम किसी तरह का कारोबार करते हैं या प्रूनिंग कैंप्स के कोई पैसे लेते हैं। ये निःशुल्क सेवाएं हैं जो अपने खर्चे पर हम खुद करते हैं। तो इसीलिए आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारा लोगों से लालच कोई नहीं है। हम तो ये चाह रहे कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो अप हो। आपने अभी बच्चे वाली बात की, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें इन बच्चों को इतना बड़ा करके हमारे को जो दी है, क्या हम अपने बच्चों तक इस पीढ़ी को ले जाएंगे? वो तब जाएगी जब हम नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आप लोग, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है। आज हम इस मंच के माध्यम से, किसने सोचा था कि इंटरनेट फ्री होगा या हम ऐसे जुड़ेंगे विभिन्न जगह से और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जो फार्मर बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आजमाई हुई चीजें, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा आप ये बताएंगे तो अच्छा था कि मतलब फर्टिलाइजर्स का शेड्यूल, कि एक आम बागवान कौन से टाइम में मतलब किस तरह के फर्टिलाइजर डालें, क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, और मतलब एक आम बागवान के पहुंच में हो, मतलब तो इस तरह से मतलब जो आम। मैं आपको जी एक चीज बताना चाहूंगा। जब से लेकर हम बागवानी करें, हमारे बुजुर्गों से, उस टाइम तो चलो कोई फर्टिलाइजर नहीं थे। जब 84 के बाद एक चेंज आया, चेंज आप देखेंगे, जब स्कैब रोग पहली बार आया था इंडस्ट्री में, 86 में वो खत्म हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा काम करना और रिसर्च अपनी तेज कर दी थी। उससे पहले होती होनी जितनी भी थी, मगर इंपोर्टेड पौधे, वेराइटी, रूट स्टॉक आने लगे हमारे 84 के बाद, 86 के बाद। तो जब उसके बाद इस पे काम होने लगा, तो वहां से लेकर आज तक कोई भी पीढ़ी आई हो, एक आई हो, दो आई हो, जितने भी लोगों ने खेतों में काम किया, उन्होंने NPK तो सबने ही डाल रहे होगे जी। अब बात आती है जी प्राइमरी न्यूट्रिशन, तो ये होगी आपकी। अब बात आती है कि किस वक्त, पहले फोकस ये कीजिए कि अपना सॉइल टेस्ट कीजिए। अगर उदाहरण के लिए पौधे में ऑलरेडी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, अब ऊपर से आप दूसरे और उसको बोलेंगे जी खाओ, तो कैसे खाएगा वो नहीं लेगा जी। वो हमारे पैसे की वेस्टेज है। आप ये मत सोचिए कि मेरे को डालने कंपल्सरी है। आप हैरान होने, जब मैंने पहली बार सॉइल टेस्टिंग की थी, कई खेत ऐसे थे मेरे जहां मुझे 5 साल तक कुछ नहीं डालने के लिए बोला गया, और मैंने 5 साल तक कुछ भी नहीं डाला। और अभी पीछे मैंने फिर सॉइल टेस्ट की थी 2 साल पहले, 2 साल तक मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाले, क्योंकि ओवर उसमें थे पहले। अब इस साल मैं फिर से जांच करूंगा, और जिस चीज की जरूरत होगी वही चीज पौधे को देनी है। अगर, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर जो खराब होता है, ओवर, जैसे हमारा हाजमा खराब होता है ओवर ईटिंग की वजह से, वैसे ही ओवर फर्टिगेशन की वजह से सॉइल स्ट्रक्चर खराब होता है। अगर आप खाद को कम डालेंगे फिर फायदेमंद है। अगर आपने ओवरडोजिंग की तो वो बहुत ही नुकसानदायक है हमारी मिट्टी के लिए और हमारी के लिए, उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो आम लोगों की रीच में है, अब मैं देख रहा हूं जी, महंगाई के साथ साथ हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। जो रोजमर्रा की चीजों में हमारी महंगाई बढ़ गई है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर आप जैसे सुपर खाद है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, वो कभी भी लीच नहीं होती। अगर आप तौलिए में डालेंगे, आप देखेंगे अगली साल भी आप खोदेंगे तो व्हाइट व्हाइट सा मिलता है।
सुपर जो होती है वो लीच नहीं होती है सॉइल से, तो इतनी ज्यादा आवश्यकता सुपर की नहीं है, क्योंकि हम रेगुलरली डालते आ रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से हम ये होगा क्या जी, मान लो आपको एनपीके है, आपका अपना बागीचा है, उसकी रिपोर्ट आई जी कि आपको नाइट्रोजन की कमी है, सुपर और पोटाश ओवर इसमें, तो आपके 2 सुपर और पोटाश के पैसे बच गए। फिर आपको फोकस करना है सिर्फ एन पे, नाइट्रोजन पे। जब आप ये एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क में आप तीनों चीजें एक साथ डालेंगे, और हमारे यहाँ चलता है पड़ोसी को देख के खादे डालना। अगर तो पड़ोसी समझदार है जी, अब तो उसने सॉइल टेस्ट किया, वो फॉलो करे, फिर वो गलत है। अगर मान लो पड़ोसी नालायक है, तो आप उसको फॉलो करें जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हमें खुद को जागरूक करना होगा, हर खेत की अलग प्रॉब्लम, उसकी अलग, आपकी अलग डिमांड्स। तो इसीलिए पहले सॉइल टेस्ट पे जाइए। जब आप सॉइल टेस्ट और लीफ एनालिसिस पे जाएंगे, निश्चित तौर से मैं गारंटीड बोलता हूं, आपके बागीचों का 50% खर्चा कम हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज की जरूरत है आप उस पर फोकस कीजिए, जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर फोकस ना कीजिए। जी बेहतरीन जानकारी। चलिए मैडम जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, हम आपके सवालों को लेते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ अतिथि जुड़े हैं हमारे रतन महेश जी। रतन महेश जी, आपका कोई सवाल है तो जरूर उठाइए, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए हुए हैं। जी जी जी। पांड्या जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो अभी क्या है, हमारा जो ऑर्चर्ड फ्लोर है, जो हमारा ऑर्चर्ड फ्लोर है, वो बिल्कुल वीटनेस है, उसमें गीला है वो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी आ रही है आवाज सर। तो वो बिल्कुल गीला है, और स्कैब के, मेरे ख्याल से स्कैब के चांसेस अब बन रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा इसके प्रिवेंशन के उस पर जाना चाह रहा हूँ, तो इसमें सर कांटेक्ट सही रहेगा या फिर डबल मॉलिक्यूल्स सही रहेगा सर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मैं लाइव आता रहता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी मैंने ही स्कैब का मुद्दा उठाया था जी, और इस साल भी मैंने ही सबसे पहले कश्मीर से जब मैं आया तो मैंने कश्मीर में स्कैब देखी और पहले फोटोग्राफ्स मैंने अपलोड किए थे। अभी हमारे एरिया में भी कहीं भी हमें नहीं मिल रहे हैं स्कैब के जो बीजाणु होते हैं, वो नहीं दिखे अभी। अब बात आती है जी इसकी मैनेजमेंट की। मैक्सिमम सर एक चीज याद रखिएगा, जो भी कंपनीज होगी, मैं फ्रेंकली एक बात कर रहा हूं क्योंकि ये फार्मर का ग्रुप है, कोई बिजनेसमैन का नहीं है। तो यहाँ आपकी डिस्कशन हो रही है, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि बीमारी आए, चाहेगी कोई कंपनी की बीमारी ना आए। जी तो जब इस स्थिति में हमें जागरूक बागवान नागरिक का क्या मतलब है, हमें ये समझना होगा कि हमें बीमारी नहीं आने देनी। और जो स्कैब की रोकथाम की जाती है वो सर्दी के समय में की जाती है। जैसे आप चूना नीला तोते की स्प्रे करते हैं, कास्टिक सोडा की करते हैं, लाइम सल्फर की करते हैं कई लोग, या सल्फर की ही करते हैं सिंगल। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप नीचे घास के ऊपर यूरिया कोई 20-25 किलो का के हिसाब से 200 लीटर के हिसाब से स्प्रे कीजिए। वो बात क्या थी, क्योंकि पेड़ में तो रहेगा नहीं, हाँ जी। वो कहाँ रहेगा, पत्तों में, कहाँ रहेगा, मिट्टी में, कहाँ रहेगा, घास में, झाड़ियों में। हमें ये देखना होगा। जब हम मैनेजमेंट करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारे अल्टरनेरिया और मार्सोलिना देखिए आप विकराल रूप धारण कर चुका है। हम लोग क्या करते हैं जी, जैसे सेब सीजन फारिग हुआ उसके बाद बगीचों की ओर ध्यान नहीं देते, पोस्ट हार्वेस्ट पे ध्यान नहीं देते, या हम सर्दी में जो मेहनत की जाती है हम लोग जागते हैं तब जब फूल आएंगे, तब क्वेश्चंस आएंगे। हमें क्या करना है, अगर स्कैब को पूर्ण रूप से खत्म करना होगा, लास्ट ईयर भी मैंने एक बात उठाई थी अपनी गवर्नमेंट से, इस बार भी उठाएंगे। हमारे बुजुर्गों के टाइम में जब 82, 83, 86 के आसपास जब स्कैब आई थी, तो 2 सॉल्ट थे वहां, डाइफेनाटॉल करके एक आती थी और एक रूबिगन करके आती थी। आज वो बैन है। हम सरकार से ये मांग कर सकते हैं सब लोग मिलके कि हमने, ठीक है वो हार्मफुल होगी, 1-2 साल की अथॉरिटी दे दीजिए उसको लीगलाइज करने की। अगर हमारी इंडस्ट्री में वो स्प्रे हो जाती है उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसको फिर क्लोज कर दीजिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण, आपको ये सॉइल से इंप्रूव करना पड़ेगा कि उसके बीजाणु ऊपर ना जाए। आजकल भी आप एक काम कर सकते हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, जो हम घास जलाने की दवाई डालते हैं, वैसे वो
अच्छी नहीं होती है इतनी ज्यादा इस्तेमाल करनी, मगर एक बार आप डाल सकते हैं, एक दो बार, एक दो साल। तो जब आप उसको डालेंगे तो उसमें 3-4 किलो यूरिया मिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप नीचे स्प्रे करेंगे, क्योंकि वो स्पोर्स सबसे पहले आपके घास पे आएंगे, वहां से पत्तों के ऊपर उड़ेगी, तो अगर आप उसको नीचे ही किल कर देते हैं तो आपको ऊपर कम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि आप ऊपर कौन सी फंगिसाइड डालेंगे। तो मेरी नजर में जी, अगर स्कैब रोग ज्यादा है, अगर तो कम है, तब तो जी हमें सिर्फ एक पाउडरी मिल्ड्यू पे फोकस करना होता है। अभी जो बीमारी आती है सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू आती है, तो उसके लिए आपको सिस्टेमिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, सिस्टेमिक फंगस। मगर अगर स्कैब ज्यादा रूप में है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन पे जाने की जरूरत हो सकती है। और इतनी छोटी उम्र में अगर आप, सेब की छोटी उम्र में अगर आप कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, थोड़ी सी आपको हो सकता है रस्टिंग की प्रॉब्लम आए, क्योंकि हार्श हो जाता है केमिकल। और जब भी आप कोई स्प्रे करें उसमें आप सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर जरूर डालें, उससे वो चिपकेगा नहीं फ्रूट पे और रस्टिंग की प्रॉब्लम कम आएगी आपकी। तो जो हमें देखना होगा कि स्टार्टिंग फेज में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब बारिश आती है उसके बाद मौसम जब साफ होता है, तो जब ह्यूमिडिटी बनेगी तो स्कैब के फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको बगीचे में मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। बगीचों में हर दिन जाने की जरूरत है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जरूर घूमे और पत्तों को जांचे, देखते रहे कि कोई काला धब्बा या लाल किसी तरह की चेंज तो नहीं आ रहा। जैसे ही कोई चेंज आता है, नजदीकी आप हॉर्टिकल्चर विभाग में या आजकल तो ओपन प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, तो आपको 10 जवाब मिल जाएंगे वहां पे कि ये क्या चीज थी। तो हमें मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, और इसको कंट्रोल आप सॉइल से और ऊपर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा स्कैब का प्रकोप आपको लगता है तो हर आपको 8-10 दिन में स्प्रे कंटिन्यू इंटरवल पर करते रहना पड़ेगा। जी जी महेश जी, अभी आपके सवाल उठाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रतिक्रिया आई है, पहले हम उनको आपके समक्ष रखते हैं सर। ये कहते हैं, राजीव नेगी जी कहते हैं, डिम्पल भाई जी मल्चिंग के बारे में कुछ बताओ, क्या पीने नीडल्स की मल्चिंग हो सकती है? कहीं की ये पीने पीने क्या पीने नीडल्स, पानी पानी, हाँ पानी कुछ पानी हाँ, पानी पानी नीडलेस। पानी सुनो जी, नीडल्स, हाँ एक सिंपल सी बात है जी, मल्चिंग से सिर्फ दो चीजों का लेना देना है। एक, जी मॉइस्चर को मेंटेन करना, दूसरा खरपतवार को ना उगने देना। अब बात आती है दो तरह की मल्चिंग, एक तो मल्चिंग मैट्स डालते हैं कई लोग, और एक घास की करते हैं। जो घास की मल्चिंग करते हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अपने खेतों से या जो अरे परे का खराब घास होता है उससे आप ढक लेते हैं, जिससे आपकी लेबर कॉस्ट डाउन आती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, जो न्यूट्रिशन आप डालते हैं तो उसको घास कहा जाता है। जब आप मल्चिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो घास नहीं उगेगा तो जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट पौधा लेगा, जिससे आपके पौधा हेल्दी रहेगा। और तीसरी बड़ी बात है मॉइस्चर को मेंटेन करना। तो जो ये तीन चीजें आप मल्चिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर हो सके तो सब लोग करें। और तीसरी बड़ी बात है, जो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, अगर आप अंधेरा रखेंगे वहां तौलिए में अंधेरा, तो जो हमारे अर्थवर्म्स है, जो केंचुआ है, वो ज्यादा ऊपर आएगी, क्योंकि उनको डायरेक्ट सन में नहीं आते। वो अगर डायरेक्ट सन हिट करेगी आपके तौलिए में तो वो डाउन चले जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते। अगर आप उसको ऊपर अंधेरा रखेंगे तो आप देखेंगे अर्थवर्म्स ज्यादा आएंगे सॉइल में। जी अभी और प्रतिक्रिया आ रही है। राज शर्मा जी कहते हैं कि इन चंबा ऑन एलिवेशन ऑफ 1800 मीटर वेयर वी डिपेंड ऑन रेन और वी शुड बी थ्रू द सील्डिंग और रूट स्टॉक्स, प्लीज सुगेस्ट मी। बारिश पर भरोसा रहते हैं, 1800 मीटर के है चंबा में, तो बारिश पर ही डिपेंड करते, क्या रूट और सील्डिंग में काम कर सकते हैं? सीडलिंग का इनका क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आजकल चर्चा का बहुत विषय है कि क्या लगाए। एक चीज तो आप जांच लीजिए कि फ्यूचर तो रूट स्टॉक है, मगर अब एक जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या वो हमारे लिए बना है? और अगर मैं अपने परिवेश की बात करूं, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश या इनका चंबा के एरिया में, चंबा कभी नहीं गया जी, मगर जो भौगोलिक परिस्थितियां वो लगभग हमारे से मिलती जुलती है सारी जगह। हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है रूट स्टॉक पे,
पहले आपको लाखों रुपए हमें सॉइल मिट्टी को बनाने के लिए, मतलब खेतों को बनाने पे खर्च करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो सारी बागवानी टिकी है वो आश्रित है वर्षा पर। हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि जो हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए जी, अगर आप रूफटॉप पे बागवानी करना चाहते हैं, क्या आप प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, क्या आप मेहनत कर पाएंगे? क्योंकि जो मेहनत रूफटॉप में की जाती है वो आम आदमी नहीं कर सकता। आपको 365 दिन की जॉब्स है ये, जिसको आपको पूरा करना होगा। और दूसरा बड़ी बात है आर्थिकी। आप देखते होंगे मेरी वीडियो में मैंने दिल्ली में भी ये मुद्दा उठाया था कि अगर हमारे को एचडीपी क्यों लिया जा रहा है, तो सरकार हमारे को 2% पर कृषि ऋण क्यों नहीं देती, जिसकी अदायगी लगभग 15-20 साल हो, लंबी लंबी अवधि के लिए। जिससे क्या होगा, क्योंकि हमारा बागवान इतना सक्षम नहीं है कितना खर्च कर सके। आज अगर आपके पास अगर सीधी लैंड है और आपको ट्रेलिस और पौधे ही पे ही खर्च करना, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का आपका रूफटॉप पे खर्चा है। इंपोर्टेड पौधे लाएंगे आप, ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, ऑटोमेशन लगाएंगे, ट्रेलिस अगर आपके पास टफ टेरेन है, खेत बनाने हैं, मशीनें लगानी है, दिवाले देनी है, तो ये कॉस्ट आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज होके करोड़ तक भी जा सकती है, या करोड़ को भी से भी ऊपर जा सकती है। तो हमें ये देखना होगा कि रूफटॉप के लिए हम सक्षम है या नहीं है। और रूफटॉप लगाने से पहले पूरी जानकारी ले ले। रूफटॉप कैसे ग्रो करता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रूनिंग ट्रेनिंग कैसे होगी उसकी, या नोचिंग कैसे होगी, फेदरिंग कैसे लाई जाएगी, बर्ड ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो आपको पहले संपूर्ण रूप से प्रोफेशनलिज्म आके जिस दिन आपके अंदर आएगा, उसके बाद आप रूफटॉप पे जा सकते हैं। और रूफटॉप की क्वालिटी का आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्वालिटी फ्रूट, मगर आप सक्षम है उसके लिए, ये एक सोचने का विषय जरूर है जी। अच्छा, फिर बात आती है सीडलिंग की, रूफटॉप की। अगर हम सीडलिंग पे भी अगर हम जो हमारा टेरेन है, टफ टेरेन है, अगर रूफटॉप की मैं बात करूं, M9 को छोड़ के, M7 106 को छोड़ के, तो आपके पास 111 793 अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो सेल्फ स्टैंड है, जिसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है और कम पानी की जरूरत है। और अगर आपके पास ड्राई स्पेल है, या आप एक मेहनत ऐसी कर सकते हैं जहां पौधा लगाते हैं, 1 पौधा 2 पौधे 3 पौधे, उसके बीच में जो वेस्ट लैंड होती है वहां आप छोटे छोटे पिट्स बना दीजिए, गड्ढे छोटे छोटे। जब वर्षा का जल आएगा उसमें रुकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सॉइल में जो बढ़ेगा। अगर आप जमीन की प्रूनिंग पे ध्यान देते हैं, तो उस पे भी एक अच्छी क्वालिटी का फल पैदा हो सकता है। और सीडलिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि हमारे पास वाटर ग्राउंड वाटर लेवल नहीं है और बहुत डीप रूटेड है और नीचे से भी पानी खींचती है। तो हमें ये चीज पे ध्यान देना होगा कि रूफटॉप पे जाने से पहले हमें कुछ पैरामीटर पे अगर हम खरे उतरते हैं तभी रूफटॉप पे जाए, अदरवाइज ना जाए। क्योंकि एक बार अगर हमारा युवा और HDP पे चला गया और उस पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो फेल हो गया तो दूसरी वापस नहीं आएगा, वो जॉब्स के लिए शहरों की ओर जरूर भागेगा। इसीलिए हमें जो कदम रखने हैं वो फूंक फूंक के रखने हैं। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान ये कि आज दौड़ है, हर आदमी चाहता है कि डिम्पल पांचटे की तरह बनूं या किसी और की तरह। हम किसी तरह नहीं, हम अपनी तरह बने। हम तो सिर्फ एक सोशल वर्कर है, हम तो सिर्फ जानकारियां उपलब्ध कराने का एक स्रोत है आपके पास। और हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को आप लोग जानकारियां दे। तो हमें ये सोचना होगा कि ये भाग दौड़ के से स्टेबिलिटी लाए। पहले मापदंड जो होते हैं किसी काम करने से पूर्व, उस पे पहले रूल को फॉलो करें। अगर उस पे आप पूर्ण है तभी आप रूफटॉप पे जाए, अदरवाइज ना जाए। जी, बहुत बहुत आभार। अभी और सवाल आया यहाँ पर, गेवा शंकर जी का है। ये कहते हैं कि सर जून में नोचिंग करके क्या फेदर से निकाल सकते? देखो जी, आप कोशिश करिए, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, मगर जो उपयुक्त समय जब सेब फ्लो चलता है मार्च के या अप्रैल के महीने में, जगह जगह एलिवेशन पे जब आपको मूवमेंट दिखती है, उस टाइम अगर आप कट मारेंगे आरी से, तब ज्यादा चांस है
अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, मगर कितना आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं। जी, एक बेहतरीन सवाल यहाँ आया है। यहाँ पर जानने वाली बात है कि नेगी ललित जी है, कहते हैं कि बहुत खूब पांचा जी, एमसीएन प्रसारण टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को साझा प्रयासों से आज जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का विकल्प किन्नौर की जनता को दिया है। मेरे पांचा जी से सविनय अनुरोध रहेगा कि आप प्राकृतिक आपदा के समय हुए नुकसान को लेकर सरकार के तय मापदंड जो हमें फसलों के नुकसान के एवज में मिलती है, उसका मौजूदा वैरायटी आधारित रेट पर दिलाने में किसानों की ओर से बात रखें, क्योंकि मुआवजा जो सरकार की ओर से निर्धारित है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप लड़ भी रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते सर? एक्चुअल में जो ये मुद्दा है ना जी, ये बहुत बड़ा है, ये अभी शुरुआत है, मगर हमें इस बात की खुशी है कोई हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पुरजोर कोशिश हो रही है। जो भी माध्यम है हमारे ही लोग हैं। अब हमें सोचना होगा, सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है जी, हम लोग संगठित नहीं है। अगर यही चीज महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के साथ हुई होती तो वो सड़कों पे उतर जाते। हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। जो मेरी एनजीओ है, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, द हिमालयन सोसाइटी और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश, उसको बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि हम एक ऐसे मंच पे आए जहां हम किसी भी सरकार पर प्रेशर बिल्ड कर सके, क्योंकि कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती, छीनने से मिलती है। तो हमें अपने अच्छे तरीके से अगर पक्ष मजबूत रखेंगे तो कोई भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, आज तक कोई भी ऐसी इंश्योरेंस डायरेक्ट पॉलिसी, आप देखिए एक गाड़ी आप खरीदते हैं, उसकी इंश्योरेंस की जाती है, जब कभी भी वो बचती है, एक्सीडेंट होती है, तो आप सीधे एजेंसी पे जाते हैं, वो अंदर जाती है और बाहर को उसको 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीने में आपको ठीक करके देते हैं, और आपका जो भी 10% या 5% जो भी होता है उसका हिसाब किताब वो दिया जाता है। अब एक गाड़ी जो लोहे की गाड़ी है, उसकी ऐसी इंश्योरेंस की स्कीम्स है, मगर जो एक जैसे मैडम ने अभी बताया, बच्चे की तरह हम एक पौधे को पालते हैं और उसको पालने के लिए हम 30-35 साल का समय लगा लेते हैं। एक बड़े पौधे में, कई पौधे तो 50-50 साल तक के। तो क्या ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं? आज हम सरकार से क्यों डिमांड करें? जब हमने अपनी जमीन पर, अपनी मलकियत जमीन पे किसी तरह का पौधा लगाया है जो प्रदेश और देश की आर्थिकी को मजबूत कर रहा है, तो क्या जिस दिन वो बाय बर्थ से लेकर क्या वो इंश्योर्ड नहीं हो सकता? आप भले ही उसके पैसे ले लीजिए हमारे से, हम इन चीजों को और इन जरूर उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंचा पाऊंगा, कितनी लोग सुनेंगे, मगर एक चीज की गारंटी देता हूं, जब तक मेरी जिंदगी है मैं किसानों के साथ हूं और किसानों के मुद्दे छोटे से लेकर बड़े मंच तक हमेशा पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हम चाहते हैं स्टेबल इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें हमारी क्रॉप पहले इंश्योर्ड हो जाए, ओला गिरे, बर्फ गिरे, पाले से मरे, जो भी हो। आज आप केसीसी की देखिए, कितने लोगों से केसीसी काटी जाती है और आज आम लोगों को पता भी नहीं किस बात के पैसे काटे। आज बैंक वाले कहाँ हैं? बहुत जल्द मैं एक वीडियो केसीसी पे बनाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं किन्नौर से लेकर पूरे हिमाचल में जहां भी सेब उगाया जाता है, आप अपने जिन लोगों ने भी केसीसी बनाए, बैंकों के बाहर जरूर धरना दे। एक बार इनको ये तो पता लगे कि किस चीज के पैसे आपने काटे थे। जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक कोई नहीं जागेगा। सिस्टम तब जागता है जब हम जागेंगे। हमें ये देखना होगा कि कैसे हम इन पॉलिसीज को ले सकते हैं। अभी जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, अगली ही सुबह उस पे एक्शन हुआ। दिल्ली से मुझे कॉल आया कि जी आप इसकी मॉनिटरिंग, और मैं रेगुलर उनके कांटेक्ट में हूं अधिकारियों के। अभी जो है उनके 3-4 मापदंड है, लगभग शायद 15 दिन का कल ही मीटिंग हुई थी बागवानी मंत्री जी की, तो उसमें ये हुआ कि 15 दिन में आंकलन करके हमें देना है, सेंटर के लिए भेजना है, शायद एक राहत पैकेज की। और हम मांग करेंगे 1,000 से लेकर 1,500 करोड़ रुपए का एक ऐसा बजट हो जिसमें आप हैरान होने, हमारे एरियाज में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां लोगों के 80% तक पौधे टूट चुके हैं। जब से लेकर प्राकृतिक आपदा आई है तब से आज तक परिवार रो रहे हैं। जो भी जिस भी देश में, जिस भी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है उसके लिए पहले से ही फंड्स होते हैं।
आज क्यों हमें सेंटर जाने की जरूरत पड़ी? क्या कहीं पॉलिसी में कमी थी? हमें ये देखना होगा कि जब तक हम नहीं जागेंगे और जिसके लिए सरकारों तक अपने आइडियाज नहीं पहुंचाएंगे, तब तक एक स्टेबल पॉलिसी इस फील्ड में नहीं आ सकती। हमें संगठित होने की जरूरत है। अगर हम बिखरते रहेंगे तो आज के बाद भी जो सरकारें आई है वो भी वैसे ही चलती रहेगी जैसे आज से पहले ध्यान नहीं दिया गया हमारी ओर। जो भी दिया गया मगर बहुत कम था, वो पूर्ण नहीं है। अगर हमने नई सोच के साथ कंपटीशन करना, आज हम WTO की ओर बढ़ रहे हैं, ओपन मार्केट होगी, हमारा किसान बागवान कैसे कंपीट करेगा चाइना, इटली, अमेरिका के बागवान के साथ? फॉरेन की अगर बात करें तो उनके खुद की इंश्योरेंस जब वो पैदा हो जाता है तब से लेकर 50-60 साल के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो तब भी उसकी पेंशन निश्चित हो जाती है। हमारे यहाँ तो हमारी फसल की नहीं हो पाती जिसके ऊपर हमारी आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इतना लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, मगर हम जो भी सुजेशन होगी हम जहां तक उठा पाएंगे हम वहां तक जरूर उठाएंगे उस मंच तक। और जो हमारी एनजीओ है, उम्मीद करता हूं कि जी किन्नौर से आने वाले टाइम हम बहुत जल्द एक फॉर्म निकालेंगे जिसके माध्यम से आप एनजीओ से जुड़ेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा नॉन पॉलिटिकल जिसमें कोई राजनीतिक नहीं होगी और हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट से हमने लोग लिए हैं और उसमें जुड़े, ताकि हम किसी दिन अगर डिमांड हो तो सेक्रेटरीट के बाहर लगभग जिस दिन 5,000 लोग हो गए तो गारंटीड अगर हम 20 मांगे लेके जाएंगे तो 15 तो अंदर जाते बाहर आते आते ही लिख के आएंगे अंदर के जिस भी सरकार में हो। तो हमें देखना होगा कि एक कॉपरेटिव से या एनजीओ से जरूर जुड़े जहां हम अपनी डिमांड्स को रख सके। जी मेरा सवाल रहेगा महोदय जी कि ये जो बेमौसमी पर्यावरण बिगड़ रहा है, बेमौसमी बरसात और बारिश हो रहा है, इसके मुख्य कारण आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो सबसे मुख्य कारण है जी, वैसे प्राकृतिक आपदाएं तो पुराने जमाने में भी आ रही थी जी। जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, ये इसका एक बहुत बड़ी क्या हो सकती है। अगर आप देखेंगे जो सर्दी में बरसात, मॉनसून देखो लास्ट ईयर नहीं बरसा, वो शिफ्ट हो कहाँ हुआ? कहीं नहीं, वो शिफ्ट ही होके चला गया। सर्दी में जो बर्फबारी होनी थी वो अप्रैल में देखने को मिली। तो ये हमारे लिए भी, ये किसी सरकार का तो दायित्व है ही है। एक पढ़े लिखे और समाज में अगर हम रहते हैं, हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बागवानी। तो हम इसमें भी फेल हो गए अगर हमने अपना इन्वायरमेंट बिगाड़ दिया, हम प्लांटेशन की ओर नहीं गए या हम आग लगाते रहे, जंगलों को जलाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जिंदगी तक ही कहीं सेब खत्म ना हो जाए। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, 2010 में हमारी लगभग 6 करोड़ बॉक्स हुए थे और आज 10 साल का टाइम हो चुका है, हम 2.5 और 3 से ऊपर नहीं पहुंच पाए। कहाँ तो 15 करोड़ चाहिए थी, कहाँ हम 2.5 और 3 के बीच फंसे। हमें ये सोचना होगा कि ये क्यों है? ये है ग्लोबल वार्मिंग। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारे बागवान के पास जो वेस्ट लैंड है, अगर क्या हम एक परिवार 5-5, 10-10 पौधे हर साल नहीं लगा सकते? हम कितने पौधे लगा लेते? तो अपने पर्यावरण को अगर हम जब तक नहीं बचाएंगे, खास तौर पर जो मैंने किन्नौर की स्थिति देखी है, मैं 2-3 बार ही आया हूँ, ज्यादा अपर किन्नौर नहीं गया हूँ, तो जो वहां पर पावर एनर्जी पर काम हो रहा है या जो टनल्स बन रही है, तो उससे तो आपकी तो स्थिति बहुत ही खतरनाक है और वहां पौधे बहुत कम है। आप लोगों को तो और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि पानी के साथ साथ आपको पर्यावरण भी मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये सरकार तो होगी, हमारा भी दायित्व है कि हम इसमें भागीदार बने सरकार के साथ। जी मैं ये कहना चाहूँ कि विकास भी इसमें जो है हमारे साथ जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। जितना हम विकास जा रहे हैं, सड़कें खोल रहे, इमारतें बना रहे, परियोजनाएं ला रहे, तो इसका भी मुख्य कारण रहेगा। चलिए साथ जुड़े हैं महोदय रतन महेश जी, आपके कुछ सवाल है तो जरूर उठाएं। पांडा जी, ये जो लास्ट ईयर क्या हुआ था हमारे यहाँ पे, जो ये अपना जो माइट का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज्यादा देखा गया था। तो कुछ ग्रोवर्स ने एक प्रॉब्लम के लिए, माइट की एक प्रॉब्लम के लिए 4 तक स्प्रे किया, फिर भी उनसे माइट कंट्रोल नहीं हुआ। तो इस पे आप कुछ बता सकते हैं? सर इसका ना जी सिंपल सा फॉर्मूला है, अत्यधिक ज्ञान भी बड़ा हानिकारक हो जाता है कई बार। जो देखा देखी होती है हमारी, एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो हमारे मित्र कीट थे, हमने उनकी पॉपुलेशन खत्म कर दी।
आप आज स्थिति देखेंगे कि आपके अपने बगीचे में अगर कोई मानो गुलिया लगाए और पड़ोसी के नहीं है, अगर आपने कोई क्लोरोफोरिफॉस की स्प्रे कर दी और उसकी स्मेल सारे इन्वायरमेंट में फैल जाती, तो दूसरा पड़ोसी सूंघ के पता लगा लेता कि कीड़ा आ गया है और वो भी देखा देखी में स्प्रे कर देता है। जो ये एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड है, हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आज रेजिस्टेंस आ चुकी है हर चीज में। अगर आज आप देखेंगे, मैडम ने थोड़े देर पहले एक मुद्दा उठाया था कि ये पियर वाली बात की थी कि मेरी पियर प्रोपोजाइट एक सॉल्ट था जो 80-90 से चला आ रहा था, उसने कैसे रिएक्ट कर दिया। जब वो शुरुआती फेज में था वो 100 ml के डोज थी, जब उसकी रेजिस्टेंस आ चुकी थी 2002-3 में, बंद होना चाहिए था वो सॉल्ट, मगर आज भी हमारी स्प्रे सारनी में भी है और ओपनली बिक रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे को भुगतना पड़ता है। तो जो ये माइट की प्रॉब्लम है, अगर आप इंसेक्टिसाइड पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जो हमारे मित्र कीट है उनको, पॉपुलेशन को, आप हैरान होगे। अब आपके वहां तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में एक तोता मामा होते थे जो पास कराते थे, जी जी हाँ जी। छोटे छोटे होते थे, उसके पास कर, वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली होती जो माइट को खाती थी। आज क्या हो गया, फॉरेन में एक लैब के अंदर उसको पैदा किया जाता है, उसके बाद बागीचों में छोड़ा जाता है। हम आगे की ओर नहीं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। अंग्रेज लोग आज भी ये कर रहे हैं कि फ्रेंडली पॉपुलेशन बढ़ा के, जिससे हमारा केमिकल का खर्चा कम हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल बने। वो तब जरूरी है कि जब हम इन चीजों को बचाएंगे। और जंगलों में हम आग लगा देते हैं, कितनी तरह के हमारे मित्र कीट उधर ही मर जाते होने जो हमारे बगीचों में आते होने। तो हमें सोचने की बात है कि आग बड़ा खतरनाक विषय है जी, जो मैं इतनी सालों के एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि आग से हमारी पॉपुलेशन और हमारा जो परिवर्तन है ज्यादा हो रहा है। हमें ये देखना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। अब आती है माइट की बात। कुछ चीजें बीमारी आने से पहले इलाज की जाती है, कुछ बाद में। जो सर्दी में जब आप कास्टिक सोडा, लाइम सल्फर ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे, चूना नीला तोता की लोग स्प्रे करते हैं, उससे क्या होगा, माइट भी कंट्रोल होगी आप। और उसके बाद जब माइट आ जाती है, अलग अलग स्टेजेस है जी, एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। हम लोग कब जागते हैं, जब तीसरी आ चुकी होती है। मैं आपको गारंटीड बोलता हूं 95% ऐसी आबादी हमारी होगी जिनको माइट का ज्ञान, चलो शायद 50-60 तो कहाँ 70% लोगों को तो है ही नहीं। अगर 30% लोगों को है भी कि माइट क्या चीज है, आप हैरान होने, अभी भी मेरे को फोन कॉल आते हैं कि पत्ते झड़ रहे हैं, माइट आ गई। वो पतझड़ को माइट से जोड़ देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा जब तक जागरूक नहीं होगे कि माइट की कौन सी स्टेज चली है। अगर आप स्टार्टिंग अभी की, मैंने कल वीडियो बनाई थी कि 2 से 3 माइट्स दिख रही है, इसका मतलब क्या है, जब मादा और मेल और फीमेल घूमने लग गए, वो इसके बाद एग लेइंग करेगी। अगर हम ऐसा कोई मॉलिक्यूल यहाँ डालते हैं, दवाई ऐसी डालते हैं जिससे वो अंडे ना दे पाए या उनके चैन जीवन चक्र टूट जाए, सबसे बड़ी बात आती है जीवन चक्र की, वो तब कंट्रोल होगा। अगर आप ऐसी चीज करेंगे, आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग, एक मजिस्टर करके आती है कि जी माइट आ गई, मजिस्टर डाल दी, फिर भी रिपीट होगी। मजिस्टर दवाइयां 2 तरह की है, एक जो अडल्ट को मारेगी, जो पैदा हो चुके हैं, और एक जो अंडों के अंदर है। हमारी जो दवाई है वो हम डाल रहे हैं अडल्ट के लिए, मगर वो अंडे कैसे मारेगी, वो अंडे वाले भी तो पैदा हो गए। उसके बाद आपको दूसरी बार फिर स्प्रे करनी पड़ेगी, फिर और फटेंगे, फिर आप तीसरी बार पे जाएंगे। हमें ये जांचना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा वैज्ञानिकों की सलाह भी जरूर है। मुशोबरा रिसर्च सेंटर है, नॉन यूनिवर्सिटी है, वहां पर कीड़ों के डॉक्टर बैठे, एक बार आप उनको चेक तो कीजिए, जाके डिस्कस तो कीजिए कि कौन कौन से चक्र है, कौन कौन से मॉलिक्यूल आपने रिकमेंडेड किए। अभी जो बात आती है, अभी बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जी जो अंडे और उसको भी मारने में मदद कर रही है, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस आने लगी है। समर ऑयल काम ही नहीं करता हमारी माइट पे। तो हमें जो फोकस करने की जरूरत है, दवाई से हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती जी। इसीलिए हमें फोकस करना पड़ेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली पे, हमें फ्रेंडली पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। दवाइयां तो हजारों है बाजार में, डालते रहो, उससे हमारा पॉकेट ही क्या जेब का पैसा ही जाएगा, बाकी फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। जी ये धन्यवाद महेश सर जी। आपके कुछ और सवाल है? हम अंतिम पड़ाव की ओर है, उसके बाद हमारा एपिसोड खत्म हो जाएगा। सर जी है। मेरे पास है सवाल।
जी मैडम जी, पूछिए जी। मेरा सवाल है थोड़ा प्रूनिंग किस तरह से, क्या डिफरेंट वैरायटी के लिए डिफरेंट प्रूनिंग मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मतलब हर साल हमें, मतलब एक आम बागवान कंफ्यूज है कि किस तरह से प्रूनिंग का वो किया जाए। बिल्कुल मैडम जी। तो बेसिकली जो प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है ना जी, ये फोन पे बताने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली ही शो हो सकती है एक चीज, मगर उसके बावजूद भी कुछ चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला जो ध्यान देना पड़ेगा, लाइट पेनिट्रेशन, अंदर तक हमारे को धूप पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगी। एक दूसरा जो फोकस करने की जरूरत है कि आपने पूछा कि अलग अलग वेराइटी में, बिल्कुल नहीं। एचडीपी की थोड़ी डिफरेंस है और जो हमारे सीडलिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क है। और हमें ये पता होना चाहिए न्यू बर्ड ओल्ड बर्ड, नया बीमा कैसे तैयार होगा। क्योंकि मैं आपके किलवा आया था जी, पीएस नेगी जी ने मुझे बुलाया था और प्रूनिंग कैंप लगाया था मैंने वहां पे। तो जब मैंने वहां बर्ड का साइज देखा तो एक बीमे की लंबाई लगभग 3 फुट तक थी, 3 फुट। तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या कमी थी कि जो आपका प्रूनर था उसको न्यू बर्ड बनाना नहीं आ रहा था, या आपसे नहीं आ रहा था, या आपको जानकारी नहीं थी। हमें ये देखना पड़ेगा प्रूनिंग देखते हुए, प्रूनिंग करते हुए, कि किस तरीके से नया बर्ड बनेगा, कौन सा रीजल्यूएशन कैसे हम बर्ड में कर सकते हैं, बीमों की कांट छांट कैसे कर सकते हैं, टेन्यू की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इस माध्यम, ये जो प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली अपने खेतों में करेंगे, और मैं अगर आज मुझे मौका मिला है, वैसे तो बहुत फोन आते हैं मेरा, इस साल भी एक दौरा रहेगा किन्नौर का, 1 हफ्ते का दौरा मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये आप लोग भी डिसाइड कीजिए कि मैं हर गांव तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर जो आपकी 4 शायद उसमें बंटा हुआ है वो, तो 2-2 कैंप हर जगह अगर आप डिसाइड करें अच्छी जगह पे जहां ज्यादा इकट्ठे जानकारी हो सके, तो ये प्रैक्टिकली चीज है जी, जो शायद मैं आपको खेतों में जाके ज्यादा अच्छे से क्लियरली बता पाऊं बनिस्पत वीडियो के माध्यम से। जी जी, आप हमारे को अपना शेड्यूल बताएंगे तो मैं पेज के द्वारा बताऊंगा कि सबको तैयार रहने के लिए कि हमारे आप अतिथि आ रहे हैं। चलिए, एक सवाल था यहाँ पर, फिर हम और यहाँ है सर, धर्मेंद्र राठौर का, मेगाफॉल कितने % फ्लावरिंग पर करे सर? सर ये न्यूट्रिशन की बात हो रही है। एक्चुअली में जिस दिन हम ये कंपनी के मकड़ जाल से बाहर निकलेंगे ना, ये मकड़ जाल है जी, ये वाला वो वाला, हमें समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन दे रहे कि पीजीआर हमें दे रहे। एक डिफरेंस देखिए, न्यूट्रिशन अलग है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अलग है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आते हैं। ये जो चीजें है इसके अंदर है क्या, जिब्रेलिक एसिड है, अमोनियो एसिड है, फॉल्विक एसिड है क्या इसके अंदर। हमें ये देखना पड़ेगा डालने से पहले कि किस चीज के लिए, सीवीड अट्रैक्ट तो नहीं है कहीं, सीवीड टाइप है तो अलग चीज है, वो क्लोरोफिल भी बनाता है, सेल डिवीजन, हर चीज का अलग अलग रोल है। जो न्यूट्रिशन दी जाती है उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जहां आपके जो सेल डिवीजन का कार्य होगा। पेटल फॉल से वॉलनट तक सेल डिवीजन होगा, और वॉलनट से लेकर सेब तोड़ने तक सेल की डेवलपमेंट होगी। जो सारे न्यूट्रिशन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो हमें ये देखना होगा किस पर्पज से हम कौन सी चीज डाल रहे हैं। और जो एक माइट वाला क्वेश्चन था, मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ज्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने से भी माइट ज्यादा फैलती है, एक रीजन ये भी है। तो हमें ये देखना होगा कि फ्लोरिंग पर, तो मैंने बोला 12-61, या अगर आपके पास पीजीआर, आप इसको पिंक बर्ड पे डाल सकते हैं। फ्लावर पे पीजीआर के अलावा कोई चीज नहीं पड़ती जब ब्लूमिंग आ जाती है। जी मैडम जी, कोई मेरा आपके लास्ट सवाल? क्वेश्चन, हाँ जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ज्यादातर हमारे बगीचे पुराने हैं जिसमें पुरानी वैरायटी है, तो अब पुराने जो बगीचे हैं, कुछ लोग तो जैसे उन पुराने पेड़ों को उखाड़ कर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब नया तरीके से नया प्लांटेशन कर रहे हैं। तो क्या हम पुराने बगीचों को ही हम मतलब आधुनिक तरीके से हम बना सकते हैं, या उन पेड़ों को मतलब उखाड़ ही देना चाहिए?
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आज नेगी जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैडम, कि जो ये हमारी इंडस्ट्री टिकी है ना जी, ये अभी भी हमारे बुजुर्गों की ही मेहनत पे टिकी है। जिसको हम पुराना बोल रहे हैं उसके डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि क्या करे। जो तो सक्षम किसान है, जिनके पास आय के दूसरे साधन उपलब्ध है, जो ना बगीचों के ना होते भी भी अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, वो तो चेंज कर दे, उखाड़ दे, मुझे नहीं लेना देना उनसे कुछ, क्योंकि वो कर सकते हैं। मगर हमारी आबादी लगभग 95% ऐसी है जो हैंड टू माउथ है। इस साल की फसल होगी, फिर अगली साल की उस पर डिपेंडेंट है। अगर अगली साल कम होगी तो वो पीछे बहुत पीछे चला जाता है उसका परिवार। तो हमें ये देखना होगा, अगर आप चेंज भी करें, थोड़े थोड़े करके चेंज करें। मान लो कोई खेत आपके पास ऐसा है जिसमें सिर्फ 4 ही पौधे बचे या 5 पौधे बचे, उसको आप अपरूट कर सकते हैं। मगर जो रीजनरेशन है उसके तहत आप टॉप ग्राफ्टिंग के माध्यम से पौधों का जीर्णोद्वार कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात आती है जी, कि गिराना समाधान नहीं हो सकता। आप न्यू वैरायटी को अडॉप्ट करके एक, जैसे आप टॉप ग्राफ्टिंग करेंगे तो जो पौधे का स्पेस है वो घट जाएगा, कम जगह पे होगा ना जी, नीचे लाइट पहुंचेगी। तो उसके साथ साथ आप नीचे फिर से दोबारा से जब सन नीचे पहुंचेगा तो आप न्यू प्लांटेशन कर सकते हैं। बीच पौधों के बीच में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आप स्टेप वाइज भी जा सकते हैं और पूरी तरह भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एचडीपी और रूस्टॉक लगा रहे, जो भाई साहब ने भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने रूस्टॉक पे बागवानी करनी है तो आपको पहले खेत खाली करना पड़ेगा। रीप्लांटेशन में नहीं चलेगा रूस्टॉक। आज तक मैं 4 बार खुद प्रैक्टिकली उखाड़ के फेंक चुका हूं रूस्टॉकों को। उसका बड़ा रीजन है जी कि हमने रीप्लांटेशन पे ट्राई की, क्योंकि हम बगीचे नहीं उखाड़ सकते, हमारी पूरी साल हर साल की क्रॉप पे डिपेंड करती है। तो हमें यह देखना होगा कि हम किस तरीके से सक्षम है। कोई जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे करके ऑफ वैरायटी से शुरू कीजिए टॉप ग्राफ्टिंग, मैंने भी की थी। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज, जब वो प्रोडक्शन में आ जाए तो फिर दूसरे कीजिए। मैंने इतने बड़े पौधे टॉप ग्राफ्ट किए हैं जो लगभग 45 बड़ी बॉक्स देते थे, और उसमें 750-700 कलमें हुई है, और तीसरी साल में वो 12 से लेकर 15 बॉक्स मुझे रिटर्न भी देने लगे। जब उससे आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। वो आप अपने आर्थिकी देख के ये स्टेप और डिसाइड कर सकते हैं। जी बहुत बेहतरीन जानकारी दिया सर आपने। 2-3 सवाल आए हैं, क्योंकि हम दर्शकों को नाराज नहीं करेंगे। आप विनीत नेगी जी कहते सर, पेड़ों में स्केल है उसको रिमूव करें या फिर रहने दें, सॉल्यूशन बताएं सर। बिल्कुल जी, स्केल एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे ही आप रूस्टॉक पे या ड्वार्फ वैरायटी पे जाएंगे, स्पर वैरायटी पे स्केल ज्यादा आएगी। अब केयर करने की ज्यादा आवश्यकता है। अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अभी तक हमारी रिसर्च फेल है सब लोगों की। बात मेरी नहीं है स्केल को लेके, बात यूनिवर्सिटी तक की है, विभाग फेल है, सारा फेलियर है। कुछ चीजें ऐसी है जिस पे अभी तक काम हुआ ही नहीं ढंग से। हमें यह देखना होगा कि क्यों नहीं हुआ। हमें, जब तक हम यूनिवर्सिटी और विभाग से, प्रशासन से डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो स्केल का इशू है इसके लिए तो हम भी दिन रात काम कर रहे हैं। कभी लगता कि कंट्रोल होगी, कभी लगता कि बढ़ गई। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ग्रोथ पौधे की कंट्रोल रुक गई उस दिन उसमें स्केल आना लाजमी है। अब उसका जीवन चक्र क्या है, कैसे कंट्रोल, अभी तक इस पे दिशा में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। आप रेगुलरली जो कास्टिक सोडा डालते हैं, या हम पीएसओ एचएमओ, उसके साथ हम इंसेक्टिसाइड ऐड करते हैं, ये आप चीजें कर सकते हैं। मगर इस पे अभी बहुत समय लगेगा इस चीज पे डिसीजन लेने के लिए कि ये पूरी तरह कैसे खत्म होगी। ये है जी इशू, ये सब लोगों के है। अब इस पे काम हम भी कर रहे हैं, शायद साइंटिस्ट पता नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, मगर हम कर रहे हैं जी अपने भी आप थोड़ा बहुत जितना भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, लेट जुड़े, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ। दूपा जी सर, पॉलिनेशन के लिए हनी बीज का बगीचे में होना कितना जरूरी सर? आप लेट जुड़े हैं, इस एपिसोड को आप दोबारा से सुने, क्योंकि पहले बताया गया है। अगर फिर भी आपने शॉर्ट में अगर सुनना चाहते तो जरूर बताएं मोदी जी। सर एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले हमें यह समझना पड़ेगा पॉलिनेशन है क्या। एक पॉलिनेशन होता है, एक पॉलिनेटर होता है, एक पॉलिनाइजर्स होते हैं। आप किस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं? पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का मतलब है
एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट से जब मिलेगा तो वो पॉलिनेशन का पार्ट हो गया। एक फूल के अंदर दो तरह की चीज होती है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से मिलेगा तो फर्टिगेशन होगी, फर्टिगेशन होगी तो बीज डेवलप होगा और पॉपुलेशन चलेगी। मगर जो हमारा सेब है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, इसको चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो हमारे गोल्डन रेड गोल्डन ग्रेनी स्वीट वैरायटी करेगी। अब आती है पॉलिनेटर की बात। जो पॉलिनेटर होते हैं वो हमारे हनी बीज में जो भी चीजें है वो हमारे पॉलिनेटर्स हो गए। पॉलिनेटर अगर यहाँ पर एक फूल खिला है पॉलिनेटर का और यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? इसको ट्रांसफर करने के लिए, परागकण को ट्रांसफर करने के लिए हमारे को एक और हनी भी हमारे एक फ्री सर्वेंट है, निःशुल्क वो हमारी सेवा करता है परागकण में। आपने देखा होगा पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था जिस दिन मधुमक्खियां खत्म हो जाएगी तो हमारा जो धरती है ये भी खत्म, हमारा मनुष्य जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो हनी भी इसका बहुत अहम रोल है हमारे इस पूरी दुनिया, सेब में ही नहीं सारी दुनिया के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमें ये देखना हनी बीज को ट्रांसफर जो हमें पोलन ट्रांसफर करना है वो हनी बीज ही सबसे ज्यादा करेगी। इसीलिए आप बागीचों में हनी बीज लगाए, बागीचों में हनी बीज दूर दूर ना लगाए, दो दो तीन तीन डब्बे एक ही जगह रखे जिससे उनके अंदर कंपटीशन रहता है और वो ज्यादा फास्ट काम करती है एक दूसरे से, दूर दूर ना रखे। और एक ही बागीचे की मधुमक्खी उसके बागीचे में नहीं रहेगी, ये ना सोचे कि पड़ोसी ने लगा ली। हमारा अपना परम कर्तव्य है कि दो दो चार चार डब्बे हर बागवान लगाए। एक गांव में अगर हर आदमी दो दो डब्बे भी लगाएगा तो बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाएगी जो वहीं पर काम करेगी। जी एक और एक सवाल आया है कि सर नमस्ते, एप्पल ट्री के रूट्स को कैसे हेल्दी रखें? सर जो है रूट्स को हेल्दी रखने वाली बात है, पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो केमिकल्स आप यूज करें कहीं उससे रूट डैमेज तो नहीं हो रहा है, या आप इंसेक्टिसाइड ज्यादा तो नहीं डाल रहे। जो रूट डेवलपमेंट करती है वो माइकोराइजी जो फंगस है वो डेवलप करती है। अगर आपको रूट को डेवलप करना है सबसे पहले अपनी कसी को घर भूल जाइए। हम जो ज्यादा जड़ों को कसी से डैमेज करते हैं उससे सबसे ज्यादा वीक होती है हमारी रूट्स। तो इसीलिए ज्यादा खोदने से बचे, कम से कम अगर हल्की हल्की गुड़ाई करनी है तो आप गुड़ाई टाइप में मिक्सिंग कर सकते हैं खाद में या गोबर मिलाने में, मगर गहरी कसी से कभी भी रूट्स को डैमेज ना करें। और दूसरी बात जो माइक्रोराइजा टाइप आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं उससे आप रूट डेवलपमेंट रूट को हेल्दी कर सकते हैं। सुपर और पोटाश भी रूट्स को हेल्दी करती है, मगर अगर वो सही मात्रा में हो। अगर ओवर फर्टिगेशन आप अपने बगीचों में करते हैं उससे सॉइल स्ट्रक्चर भी खराब होगा, रूट्स भी डैमेज होगी और सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। जी सबसे पहले तो आप यहाँ दर्शकों को सर अपना नंबर दें क्योंकि यहाँ नंबर मांग रहे हैं। सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए जिनको जरूरत है मैं ये कहूंगा जिनको नंबर मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर बहुत सारे होता आपको फिर नहीं फिर भी चलो सर, पहली बार किन्नौर से इस माध्यम से जुड़ा हूँ। 9129032000 आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर एक चीज रहेगी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे के बीच ही आप फोन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं कट करता हूं तो मतलब मीटिंग में हूं या कहीं लेक्चर दे रहा हूं या कोई काम कर रहा हूं तो प्लीज उसके लिए क्षमा कीजिएगा अगर कभी फोन नहीं उठा पाया, क्योंकि बहुत फोन आते हैं। 10 मिनट का और एपिसोड चलाएंगे उसके बाद, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड है लेकिन दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। रतन भाई जी आपके कुछ सवाल रहे तो बताएं। सर जैसा ये अल्टरनेरिया लीप ब्लॉक जो है ना सर, या फिर पहले मार्सोनिना के ऊपर बात करते हैं सर, तो मार्सोनिना ऐसे बताया जाता है कि ये फुल ब्लूम के आफ्टर 50 डेज में ये एक्टिव हो जाता है। तो इसकी तैयारी हमें पहले कब से करना होगा सर? जी नहीं जी, सबसे पहले अल्टरनेरिया आएगा उसके बाद मार्सोनिना आएगा। अल्टरनेरिया जिस दिन आपके बगीचे में पत्तियां आनी शुरू होती है वहां से 65 से 70 दिन तक या 60 से 65 दिन के आसपास पकड़े, वहां किसी भी तरह की फंगस नहीं आती है। अब स्कैब आ चुकी है, ये आ सकती है। अगर हम अल्टरनेरिया और मार्सोनिना की करें, पहले अल्टरनेरिया आएगा, जब ब्राउन ब्राउन से स्पॉट पत्तों पे पड़ने लगे समझो अर्ली अल्टरनेरिया है। वहां अगर आपने अच्छा मॉलिक्यूल कर दिया सिस्टमिक या कॉन्टैक्ट तो वो फटके वो गिर जाएगा, बीच में छेद सा बन जाता है कई बार, वो इतना डेंजरस नहीं होता अल्टरनेरिया।
मगर खतरनाक होता है मर्सोलिना। और ये एक्टिव कब होता है? प्री मानसून के समय में, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बनती है, उसके बाद रेनी सीजन चलता है, उसके बाद आपको रेगुलरली हर 12-15 दिन में स्प्रे करते रहना पड़ता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दवाइयों के काम में पानी के पीएच का बहुत अहम रोल है। जो खड़ा पानी है, जो स्टेबल वाटर है, या आपके टैंक में है, टैंकी में है, ड्रम में, या जो रनिंग वाटर है जो प्योर है, उसका पीएच 7 और 8 और 8.5 तक है। और बहुत सारी, जैसे अगर मैं क्लोरीफोरीफॉस की बात करूं, अगर पानी का पीएच 7.5 और 8 है, तो क्लोरोफॉस का काम करने का टाइमिंग सिर्फ 1.5 दिन है। 1.5 दिन तक ही वो काम करेगा। मगर अगर आपका पीएच, पानी का पीएच 5 के आसपास है, तो वही काम आपके 60 दिन तक भी हो सकता है, 50-60 दिन तक। हमें ये समझना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, अपनी बात नौनी यूनिवर्सिटी या विभाग तक पहुंचानी होगी कि पानी को के पीएच को हम कैसे कम कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी स्थिति है जी। मैक्सिमम लोगों के पास ऐसा पानी, साफ सुथरा पानी नहीं है जिसका पीएच डाउन में हो या उससे कम में हो। साफ सुथरा तो वैसे 7 न्यूट्रल है। हमें ये देखना होगा कि अगर ये सत्य बात है तो ये कहाँ से हद तक सत्य है। अगर सच में ऐसा है तो क्यों हम गुमराह हो रहे हैं आज तक, क्यों इस चीज पे काम नहीं किया गया? क्योंकि जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है वो बोलती है कि पानी का पीएच 5 होना चाहिए, तब आपकी दवाई की कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 1-1 महीने से लेकर 2-2 महीने तक भी है। मगर हम जिस परिवेश में बात कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो है पानी का पीएच। हम तो स्प्रे कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ये भी है लिंक के, कहीं पानी हमारा गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जी जब मैंने मेरी पीएच जली, तो जो कंपनी वाले आए थे, उन्होंने मुझे कंपनी तो अपनी गलती मानेगी नहीं, क्योंकि वो किसान पे ही थोपेगी। उन्होंने मुझे बताया कि जी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसे रहा होना उस टाइम जब आपने स्प्रे की होनी, पानी का पीएच क्या रहा होना। मैंने उनको बोला कि महाशय, क्या आप ही की स्प्रे पहली ऐसी है जो इस क्लाइमेट और इस पानी से हुई है? आज तक हम 50 के बाद से, 1950 के बाद से स्प्रे तो करते आ रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सोचने का विषय है, रोल होता है। मगर इसीलिए मैंने एक बात की थी कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पंचायत इलेक्शन के टाइम एक बात की थी कि ये हमारे जो छोटे छोटे पंचायत लेवल पे मौसम केंद्र लगने थे, एक छोटे वाले, उसको स्थापित किया जाए। कि जो फॉरेन की प्रैक्टिस है जी, उसमें पहले मॉनिटरिंग किया जाता है। मौसम निर्धारित करेगा कि कौन सा कीड़ा आने वाला है और कौन सी फंगस आने वाली है। हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है कि हम ये जो मौसम संबंधित छोटे छोटे सेंटर्स है, ये कैसे स्थापित करें और सरकार के ऊपर कैसे प्रेशर बनाए। अगर ये चीजें पूरी होती तो डेफिनेटली हमारे बागवान का फायदा है, और हमारी पॉकेट में जो वेस्ट मनी हो रही है वो बचेगी, और ज्यादा दिनों तक हमारी दवाइयों का असर रहेगा। और अनवांछित जो हम स्प्रेज करते हैं बिना मतलब की, उससे हम बच पाएंगे, और जिससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा। सरकार को ये देखना होगा, आज का बागवान वो नहीं है जो 80 के दशक में था। जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। आज आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को भी, विभाग को भी। आज हम ऐसे नहीं चलने देंगे जैसे आज तक चलता आ रहा था। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस इंडस्ट्री को बड़े अच्छे आयाम स्थापित करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम इसको गिफ्ट करेंगे इस स्थिति में। जी धन्यवाद महोदय जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। आज का सिर्फ 2 और सवाल उठाऊंगा क्योंकि दर्शक जो है यहाँ पर लेट जुड़े हैं। सर कहते हैं कि ये जीएसजी कहते हैं कि सर कोई पौधों में एक साइड से कहीं टहनी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है सर शॉर्ट में? इसका कारण है जी, उस साइड की आपकी जड़ों में रूट रॉट लग गया है, जो भोजन बनाना बंद कर दिया है, और दूसरी साइड की स्वस्थ है। नहीं तो आप सुबह खेत में जाके उसको जरूर चेक कीजिए, जिस साइड प्रॉब्लम है नीचे रूट्स होगी वो खराब मिलेगी आपको। या उसमें कैंकर एक वजह हो सकती है कि ऊपर कैंकर है, या स्केल की वजह से रुक सकता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी जड़ खराब हो चुकी है।
जी धन्यवाद महोदय जी, आपने आज हमारे किन्नौर के लिए, हम बीच में दोबारा भी बुलाते रहेंगे क्योंकि एपिसोड खत्म तो हुआ नहीं है। एक ही दिन आपसे हम पूछेंगे तो बाकी का एपिसोड कैसे चलाएंगे सर। लेकिन हम अब मैं अपनी ओर से कुछ जानकारी जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने सोसाइटी बनाई है और उसके अध्यक्ष भी हो, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आपका एक है सर, इसमें बताएंगे कि आप किन किन योजनाओं को लेकर हमारे कृषि से लेकर बागवानों के लिए आप जो है काम करने वाले भविष्य में सर। अभी सर पीछे लॉकडाउन में हमने ये सोसाइटी एनजीओ है, बेसिकली ये एनजीओ गठित की। इसका मेन मोटिव था जी के हम एक ऐसे मंच पे सारे बागवान आए, आज तक राजनीतिक मंच बहुत बने, एक किसानों का एक ऐसा मंच हो, कोई भी सरकार हो उनके समक्ष हम नहीं, जो परिवर्तन आ रहे हैं इतनी तेजी से, जो समाज बदल रहा है, फॉरेन में इतना काम हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। आप हैरान होने 100 साल के लगभग दशक हो चुके हैं, हमने आज तक एक नई वैरायटी डेवलप नहीं की हमारी यूनिवर्सिटी ने। क्यों? इसके क्या कारण रहे? क्या वहां की एक छोटी सी कोऑपरेटिव हमारे इतनी बड़ी इंडस्ट्री से बड़ी होगी? इसका मतलब इस विषय में कार्य नहीं हुआ। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वर्तमान में आने वाली चुनौतियां, प्लांटिंग मटीरियल, इरिगेशन की सुविधाएं मुहैया कराना, दवाइयों की गुणवत्ता, खादों की गुणवत्ता। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं डुप्लीकेट दवाई, लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यूरिया है, जो भी है ABCD, और दवाइयों का रिएक्शन जिसका परिणाम मैं खुद भुगत चुका हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें सुधार की जरूरत है। और जो नए आइडिया, क्रिएटिव आइडिया है, वो आदमी देगा जो 365 दिन अपने खेतों में काम करेगा। पांचटा जी, अब एक सवाल और आपकी जो है जो एनजीओ बेहतरीन काम करे। एक सवाल और सर, पांचटा सर, सरकार ने अब दवाइयां जो है अपनी ओर से लाना बंद कर दिया है। ऐसे में जो है मार्केट में खुला चुनौती हो गया, बहुत सारे मार्केट प्रोडक्ट आ गए हैं मतलब दवाइयों के नाम पर, जिसमें हम जो कम पढ़े लिखे लोग जो है तो जानते नहीं, पढ़े लिखे तो जानेगा ये न्यूट्रिशन के लिए, ये इसके लिए। तो क्या सरकार ने ये गलत कदम उठाया कि अब वो दवाइयां नहीं लेते, आपके बिल लेते हैं? क्या सरकार को दवाइयां लानी चाहिए फिर से, या फिर हम बाजार के जो झांसे में जाए? सर ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस फैसले के बिल्कुल साथ नहीं हूं जी, क्योंकि जो एक सरकारी संस्था होती है जी, ये मार्केट कंट्रोलर होती है, एक तरह से मार्केट के दाम कंट्रोल करके रखती है। जिस दिन वो चैन टूट जाएगी उसके बाद ओपन चुनौती हो जाएगी और हमें खुले बाजार में जाना पड़ेगा। इसके मैं बिल्कुल साथ नहीं हूं इस फैसले के, क्योंकि एक सही निर्णय मुझे तो नहीं लगा। अब बात आती है कि बाजार की, तो जिन भी महाशय का ये क्वेश्चन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, भैया हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और हमें गलत तरीके से जो हम देखा देखी में जो खादे और स्प्रे कर रहे हैं उससे बचना होगा जी। और हम ये कोशिश करेंगे सर अपनी एनजीओ के माध्यम से, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकली और इंडिपेंडेंट संस्था है एक, कि हम एक ऐसा भविष्य में अपना एक स्प्रे चार्ट और फर्टिगेशन शेड्यूल बनाए। अब हो सकता है जी मैं गलत बोल रहा होगा, क्योंकि जब आने वाले टाइम में जो लोग इससे जुड़ेंगे, जब हम मीटिंग्स में मिलेंगे, कोरोना काल चला है, तो जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो हम जब मीटिंग करेंगे तो नए आइडियाज और आएंगे। और मेरी जो अगर हो सकता है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी सोच भी गलत हो सकती है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि हम एक आने वाले टाइम में अपनी एनजीओ के माध्यम से एक ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जो फार्मर वेलफेयर में होगा, जिसमें आपका एक सेपरेट शेड्यूल होगा जो एक बैलेंस में होगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जो ये रेट्स है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अभी मैं कुछ दिनों के बाद अगर स्थिति ठीक होती है तो हम अपनी एनजीओ के माध्यम से एक क्वेश्चन भी जरूर उठाएंगे कि वर्तमान में हम ये जो प्राइस को कंट्रोलिंग सिस्टम है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला जो काम मैं करूंगा, जो मैंने सोचा हुआ है, जो ये अनरजिस्टर्ड दवाइयां, या तो इसको सिस्टम, अगर ये बाजार में बिक रही है सर तो ये अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी है तो इसको शेड्यूल में लाया जाए, या तो इनको बाहर किया जाए या तो अंदर लाया जाए। हम इस दुविधा में नहीं रह सकते कि नोनी द्वारा प्रमाणित है या प्रमाणित है। अप्रमाणित कैसे होगी? जब बाजार में बिक रही है और पक्के बिल के साथ दुकानदार बेच रहा है, टैक्स दे रहा, तो ये अप्रमाणित कैसे होगी? अगर अप्रमाणित है तो इसको बाजार से आउट कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम मैंने कश्मीर में देखा जी, कश्मीर में बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो किया जाता है। पहले ट्रायल लगाए जाते हैं, ऐसी चीजें नहीं बिक सकती, वहां एक सिस्टम बना है और वो बहुत अच्छा बना है।
क्या इसकी जरूरत हमारे को है? इसके विषय में तो चलो, अगर तो मेरे बस में होता जी, ये पॉलिसी आपने मेकिंग से आपने लेकर मैं आपके होता पेज या में ऐसी आपके चीजों में पेज होता, तो में मैं कब महोदय की जी ये आपके चीजें पेज में महोदय जी आपके पेज में सेब प्रोडक्ट, सेब का विज्ञापन के बारे में आपने चर्चा किया था कि बहुत सारे एक्टर है, बहुत सारे जो जो खिलाड़ी है जो जैसे क्रीम के बारे में विज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक किसी भी इस प्रकार का सेब का जो है विज्ञापन नहीं हुआ है। तो इस पर आपने आवाज उठाई थी, तो ये आवाज आप आगे भी उठाते रहेंगे सर, ताकि हमारे जो बागवानों को जो उचित दाम मिले? सर ये सुनाई नहीं दिया था, फिर भी मैंने जो समझ पाया हूँ, मुझे टोक देना अगर मैं गलत दिशा में जाऊंगा। ये थी प्रमोशन के विषय में, शायद आप बात जी कर जी रहे थे जी, मैं सही बोल रहा जी हूँ? जी एक्चुअल में ने जी, ये चीजें मुझे कहाँ से मिली? मेरे नजदीक में मेहंदरी रोडू में मेहंदरी जगह पे एक अदानी का सी स्टोर है। अदानी हमारे से सेब खरीदता है, हमारा सेब खरीदता है, और उसको फार्म पिक करके मार्केटिंग करता है। मेरा आने वाले दौर में एक क्वेश्चन रहेगा, वो फार्म पिक ना होके फार्म पिक हिमाचल, फार्म पिक किन्नौर, फार्म पिक चम हमारे अतिथि महोदय का संपर्क टूट गया, क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा एपिसोड हो चुका है और शायद नेटवर्किंग की भी दिक्कत हो गई। रतन महेश जी, आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। नमस्कार जी, हमारे जी पेज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डिम्पल पास्ता जी बता रहे हैं, जैसे कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज जो है शेयर करना है, जो जी जितना भी आपके पास ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और थोड़ा एक्टिव रहिए बगीचे में, मतलब आपने ज्यादा टाइम देना है। और आपने जी जैसे ओवर जो मार्केट में जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब आपको नॉलेज और जागरूक सचेत रहना है। जी, और जी। ज्यादा दवाइयों पर भरोसा नहीं करना है। आप राउंड हाँ मारते जी। रहना है और कोशिश कीजिए कि आप जो है ज्यादा दवाइयों का काम ना करें। तो चलिए, हाँ जी। पांचा जी और जुड़े हैं, देखते हैं। शायद सिग्नल की दिक्कत है, अब जुड़ेंगे नहीं। चलिए, नमस्कार सर, आपने समय निकाला, हम आपको दोबारा भी बीच में बुलाते रहेंगे। महेश सर जी, शुभ रात्रि। ठीक है जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। हाँ, हमारे साथ जुड़े थे हमारे अतिथि महोदय जी, डिम्पल पांटा जी, और साथ में जुड़े थे रंजना मैडम जी और रतन महेश जी और यशवंत जी, जो नेटवर्क की दिक्कत से नहीं आ पाए। तो आपने देखा, पर्यावरण में आग का लगना भी हमारे लिए जो है बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे मित्र कीट जो है वो हमारे फल के साथ, फसलों के साथ जो है संबंध बनाते हैं। तो आग जो है, मैं इस पेज के द्वारा जितने भी हमारे किन्नौर में आग लगाते हैं उनसे आग्रह करता हूं, अगर बागवानी को कुशल बनाना है, बेहतरीन बागवानी करना है, तो आप जो है आग न बचाएं। और पानी की मात्रा में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कितने उसमें वो पीपीएम होना चाहिए, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का उपयोग ना कर, आप जो है जरूरत के अनुसार ही न्यूट्रिशन और स्प्रे का ही काम करें। चलिए, बहुत बेहतरीन। हम दोबारा फिर कभी इनको मंच में बुलाएंगे और भी अतिथि को हम बुलाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले के एपिसोड में, वीरवार के एपिसोड में, गांव शहर और राजनीति के एपिसोड में। इस बार हम कोशिश करेंगे कि किन्नौर के पर्यावरण और किन्नौर का जो नौतोड़ भूमि है, किन्नौर के जो परियोजनाएं चल रही है और एफआरसी एफसीए के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ अतिथि होंगे। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।